हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर, जहां पर हम अपनी इकोनॉमी की जो चर्चा है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक दोस्तों हमने टोटल 10 चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं एंड आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 विच इज रिगार्डिंग एक्सटर्नल सेक्टर, हम उसको आज के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है। कई बार कुछ बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है, बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आज के सेशन में हम बिल्कुल बिगनिंग से लेकर एडवांस टॉपिक्स जो हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इंश्योर ये करना है कि आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस लेक्चर को देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले ना मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को हमारे बैचेस के बारे में बताना चाहता हूं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो शायद 2026 की तैयारी कर रहे होंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए हमारी टीम ऑफर करती है संकल्प एंड टाइटन बैच। संकल्प बैच जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगा, और जो टाइटन बैच है 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, दैट इज इन इंग्लिश। अब यहां पर बिल्कुल बेसिक से आपको करवाया जाएगा एंड डेफिनेटली ओवर द टाइम आपको सारी की सारी चीजें यहां पे कवर हो जाती हैं जो यूपीएससी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती हैं। उसके साथ ही दोस्तों, अगर आप प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज चाहते हैं अलॉन्ग विद मेंटरशिप, तो हमारा सीजन इनिशिएटिव आपको देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही दोस्तों 2025 के लिए प्रहार बैच है, हमारा जो ऑप्शंस हमारी टीम ऑफर करती है दैट आर देयर आल्सो। ठीक है, तो जैसे पीएसआईआर हो गया, हिस्ट्री हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, तो देयर डिफरेंट ऑप्शंस जो हमारी टीम ऑफर करती है, आप उनको भी एनरोल कर सकते हैं। एंड लास्टली, अगर आप एक फेस्ड मैनर के अंदर यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी टीम प्रारंभ कोर्स भी ऑफर करती है, जहां पर फेस्ड मैनर के अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको यूपीएससी की सारी चीजें यहां पे करवाई जाती हैं। दोस्तों, इन सभी जो कोर्सेज के लिंक्स हैं मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सटर्नल सेक्टर के टॉपिक को। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे साथ टेलीग्राम के ऊपर भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखो, वर्ड क्या था? एक्सटर्नल सेक्टर। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम दोस्तों एक्सटर्नल सेक्टर। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इस चीज का? दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े ना, उनमें हमने एक चीज डिस्कस कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल हम फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे थे, हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे थे। हमने एक बात अंडरस्टैंड करी थी, वो ज्यादातर जो चीजें हो रही थी ना, वो विद इन द कंट्री ही थी, है ना? कि सरकार ने कुछ काम किया या सरकार ने कुछ स्टेप्स लिए, सरकार ने बजट बनाया, राइट? वो विद इन द कंट्री हम ज्यादातर बातें कर रहे थे। डेफिनेटली इंपैक्ट उसका बियॉन्ड बॉर्डर्स भी होता है, पर आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल सेक्टर। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें कंट्री के बियॉन्ड जाना पड़ेगा। बियॉन्ड जाने का मतलब क्या है? बियॉन्ड जाने का मीनिंग बहुत ही सिंपल सा है। लेट्स से मैं एक पर्सन हूं, ठीक है? लेट्स से क्या, मैं हूं एक पर्सन, ठीक है? बट लेट्स से मैं कुछ प्रोडक्शन करता हूं, लेट्स से मैं जूतों की प्रोडक्शन करता हूं, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे जूते प्रोड्यूस किए, दिल्ली में बैठ के जूते प्रोड्यूस कर रहा हूं, एंड मैंने ये भेज दिए किसी दूसरी कंट्री, लेट्स से मैंने यूएस से भेज दिए, ठीक है? ये जो मैं चीज कर रहा हूं ना, दिस इज आई एम एक्सपोर्टिंग द शूज। कहां पर? कंट्री से बाहर भेज रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं मध्य प्रदेश भेज रहा हूं, मैं गुजरात भेज रहा हूं, नहीं, मैं किसी दूसरे देश भेज रहा हूं। ये दूसरा देश कोई और हो सकता है एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया के अलावा और कोई भी देश है, मैं वहां पर अपने जूते भेज रहा हूं। अब जूते भेज रहा हूं तो बदले में मुझे भी कुछ मिलेगा, मुझे भी कुछ डॉलर्स वगैरह मिलेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो ये वाला ट्रांजैक्शन कैसे हुआ? सर, ये वाला ट्रांजैक्शन ना बियॉन्ड कंट्री हुआ। यहां पर क्या है? एक्सटर्नल सेक्टर इन्वॉल्व है ना? बियॉन्ड द कंट्री, एक्सटर्नल टू द कंट्री, इसीलिए इसका नाम है एक्सटर्नल सेक्टर। तो देखो, जैसे ना हम हर चीज का एक आंकड़ा रखते हैं कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, कहाँ से कितना पैसा आया, हमने फिस्कल पॉलिसी में पढ़ा भी था, रेवेन्यू रिसीप्ट, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल सीट, और इस तरह की चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। अब यहां पर भी जब हम इंडिया से कोई सामान बाहर भेजते हैं, जिसको बोलते हैं हम एक्सपोर्ट, उसी तरह से अगर हम बाहर वाली कंट्री से कुछ सामान इंडिया में मंगाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंपोर्ट। तो इस तरह से कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, दूसरे देशों के साथ जब भी हम कोई ना कोई रिश्ता रखते हैं, उस पर्टिकुलर एक ट्रांजैक्शन की पूरे एक रिकॉर्ड को बोला जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। आई रिपीट, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको आप बीओपी के नाम से जानते हो। बीओपी इज नथिंग बट एक रिकॉर्ड रखना। आप पूछोगे किस चीज का रिकॉर्ड रखना? रिकॉर्ड रखना इस चीज का कि कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिटवीन सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड नॉन सिटीजन ऑफ अ कंट्री। समझे इस बात को? एक देश के लोगों का बाकी दूसरे देशों के लोगों के साथ क्या क्या ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनका अगर हम एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखेंगे, उसको बोला जाता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट।
तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? इट इज सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मेड बिटवीन रेजिडेंट्स एंड नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। चलो बढ़िया, ये बात समझ आई। अब देखो यार, जैसे इंडिया इन पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स को रखेगा, इन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड को रखेगा अपने पास, उसी तरह से बाकी देश भी रखेंगे, है ना। यूएसए भी रखेगा, आपका चाइना भी रखेगा, आपके एक्सवाईजी कंट्री भी रखेंगी। बिल्कुल सही बात है। तो होता क्या है ना, हमारे पास हम लोग हो सकता है रुपए के फॉर्म में रखें, चाइना अपनी करेंसी में रखे, कोई दूसरा देश अपनी करेंसी के अंदर रखे, पर होता दरअसल पता क्या है, इन दी एंड हम इन सबको ना प्रॉपर सही ढंग से अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर इनको डॉलर्स की फॉर्म में रख लेते हैं। और डॉलर्स की फॉर्म में ना, ये दरअसल में आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने ये प्रिस्क्राइब किया हुआ है कि कैसे इसका फॉर्मेट होना चाहिए। क्योंकि देखो यार, एक चीज अंडरस्टैंड करो, अगर कोई वस्तु मैंने बनाई दिल्ली में बैठ के, शूज बनाए मैंने यहाँ पे बैठ के, ठीक है, और मैंने भेज दिए चाइना, ठीक है, तो हुआ पता क्या, ये जूते चाइना के पास गए, तो मुझे बदले में कुछ पैसा मिला होगा, लेट्स से $10 मिले, ठीक है। अब मेरे मेरे को क्या मिले, मेरे को $10 प्लस हुए। चाइना में क्या हुआ, चाइना में $10 माइनस हुए होंगे। तो यानी कि मेरा प्लस चाइना का माइनस, चाइना का प्लस मेरा माइनस, मतलब अगर हम आपस में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे मेरे और बाकी देशों के साथ भी रिश्ते हो सकते हैं। तो डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो होता क्या ना, पूरी दुनिया की कंट्रीज इस तरह से अपने अपने ट्रांजैक्शंस का एक रिकॉर्ड बनाती हैं कि कहां पे क्या चीज हो रही है, कैसे कैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हुई बिटवीन सिटीजंस ऑफ अ कंट्री एंड नॉन सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो, ये बात भी क्लियर हुई। अब होता क्या है, देखो जैसे मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आपको समझाया था ना कि अगर पैसा आया है दैट इज रिसीव्ड, अगर पैसा गया है दैट इज एक्सपेंडिचर। यहां पर आपको ध्यान पता क्या रखना है, यहां पर अगर आपको पैसा मिल रहा है तो दैट इज अ क्रेडिट, ठीक है, और अगर आपकी जेब से पैसा कट रहा है दैट इज अ डेबिट। फॉर एग्जाम्पल यहां पे लिखा भी हुआ है, आउट गोइंग फॉर वन कंट्री, नहीं अच्छा, आउट गोइंग मनी इज डेबिट, इनकमिंग मनी इज क्रेडिट। क्या मतलब हुआ इस चीज का? देखो जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जूते बेचे, मैं दिल्ली में बैठ के जूते चाइना में भेज रहा हूं, चाइना में जूते भेजे, जो चाइना से मुझे पैसा आया, तो मेरे लिए क्या हुआ, चाइना से पैसा आया, सर मेरे लिए पैसा आया मतलब इनकमिंग हुआ। जब पैसा इनकमिंग हुआ तो मेरे लिए क्या होगा, वो क्रेडिट, मेरे लिए प्लस $10 हो रहे हैं। और चाइना से पैसा बाहर गया तो चाइना के लिए क्या होगा सर, चाइना के लिए -$10 होंगे, क्योंकि चाइना से पैसा बाहर जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो आपका आउट गोइंग वाली चीज होती है, अगर देश से पैसा बाहर जा रहा है तो दैट इज अ डेबिट, देश में पैसा आ रहा है दैट इज क्रेडिट, ठीक है। तो इस तरह से ना सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड कर लिया जाता है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी की सारी इस तरह से इंक्लूड कर ली जाती है। अब नोटिस करो, हुआ क्या, मेरे लिए जो +10 थे वो चाइना के लिए -10 थे। नेट में क्या हुआ, नेट में तो जीरो ही हो गया ना, मेरे लिए +10 उसके लिए -10, टोटल नेट क्या हुआ, नेट नेट तो जीरो ही हुआ। तो इस तरह से पूरी दुनिया का अगर हम नेट बैलेंस ऑफ पेमेंट देखते हैं ना, तो ये हमें जीरो देखने को मिल जाता है। पहली तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको यहां तक होनी चाहिए बीओपी के बारे में। चलो सर, ये बात तो हमें समझ आ गई है कि कैसे होता है। अब एक वर्ड यहां पे और था, दैट वर्ड वाज रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। समझ रहे हो, यहां वर्ड क्या है, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। यहां पर मैंने सिटीजन वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। आप पूछोगे सर क्यों नहीं सिटीजन इस्तेमाल किया? देखो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट्स से हो पता क्या रहा है कि हम सिंपली ये देख रहे हैं कि देश से बाहर पैसा कितना जा रहा है, देश में पैसा कितना आ रहा है, टेक्निकली वो चीज है। अब ऐसा हो सकता है कि कोई यूएसए का सिटीजन हो, ठीक है, यूएसए का सिटीजन इंडिया में आया, बढ़िया, यूएसए का सिटीजन इंडिया में आया और वो कुछ इंडिया में प्रोड्यूस कर रहा है, उसने कुछ प्रोड्यूस करके, लेट्स से इंडिया में प्रोड्यूस करके वो दूसरे कंट्री भेज दिया। तो टेक्निकली पता क्या हुआ, जब इंडिया से वो बाहर गया प्रोडक्ट, बदले में हमारे पास पैसा आया होगा, तो क्या वो हम ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड करेंगे? आंसर इज यस, क्योंकि भारत के देश में आया ना। तो यहां पर हम सिटीजन वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, हम रेजिडेंट वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें नहीं फर्क पड़ेगा कि कौन कर रहा है, हमें टेक्निकली ये देखना है भारत में पैसा आ रहा है या भारत से पैसा जा रहा है। तो वो चीज हमें कैसे पता लगी, वो रेजिडेंट हमें बताएंगे, ठीक है। ये नहीं फर्क पड़ेगा कि सिटीजन है या नहीं है। कोई ऐसा बंदा हो सकता है जो दूसरे देश का हो, वो इंडिया में आके काम कर रहा हो, परफेक्ट, और अगर वो इंडिया से कोई चीज एक्सपोर्ट कर रहा है या इंडिया में कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है, तो हमारे वो बीओपी में रिफ्लेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि इतना पैसा इंडिया से या तो जा रहा है या आ रहा है। क्लियर हुई ये बात? चलो, ये बात भी समझ आई। अब कुछ एक एस्पेक्ट ना बीओपी के हमें समझने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, एक्चुअल में आपके दिमाग में एक चीज आएगी कि सर वस्तुओं का तो हमें समझ आता है कि हमने जूते बनाए, दूसरे देश चले गए, वहां से पैसा वापस आ गया, ये चीजें हमें समझ आती हैं। क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर और भी कोई चीज होते हैं? द आंसर इज बिल्कुल यस, बिल्कुल, बल्कि इसको अंडरस्टैंड करना, ये टेबल ही समझना हमारा आज का मेजर एजेंडा है। मैंने कहा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर ना, पहली बात तो आप अंडरस्टैंड करना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट्स होते हैं,
मैं दोनों आपको लिखवा दूंगा, चिंता मत करना, नोट्स बन जाएंगे, पर पहले इसको अंडरस्टैंड कर लो। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक हुआ आपका करंट अकाउंट, ठीक है, और एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट। चलो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके समझते हैं, एक एक करके हम समझते हैं कि क्या आएगा इन दोनों के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा और कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या आएगा। ठीक है, देखो यार, जब ना मैंने देश में जूते बनाए और किसी दूसरे देश भेज दिए और वहां से पैसा डॉलर की फॉर्म में वापस आ गया, ये सबको दिखाई दे रहा है। सबको क्या हो रहा है, सब दिखाई दे रहा है कि भाई जूते भेजे थे, जूतों को एक्सपोर्ट किया, बदले में पैसे आ गए। या फिर हम कई बार कच्चा तेल मंगाते हैं बाहर से, हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल क्रूड ऑयल बाहर से मंगाते हैं, बदले में हम उनको पैसा पे करते हैं। ये ना सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, मतलब इसको हम बोलेंगे क्या, विजिबल्स। विजिबल मतलब दिख रहा है ना। और जो आपकी गुड्स होती हैं, जब भी आप वस्तुओं का यानी कि गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो, भाई वो तो सबको दिखता है, बिल्कुल सही बात है। तो विजिबल वाली जो एंटिटी होती है ना, वो करंट अकाउंट के अंदर आ जाती है। किस में आ जाती है, करंट अकाउंट के अंदर। कि जो भी आपने वस्तुओं का आदान प्रदान किया, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसको कह सकते हो, वो कहां पे आएगा, वो आपका विजिबल में आएगा, क्योंकि सब लोग इसको देख पा रहे हैं। चलो ठीक है, तो अगर ना आप लोग समझ गए होंगे, अगर कुछ देख पाने वाली चीजें होंगी तो कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो शायद नहीं दिख पा रही होंगी उतनी अच्छी तरह से, जितनी अच्छी तरह से आपकी गुड्स दिख पा रही है। सोच सकते हो ऐसी कौन सी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती हैं जो आपकी इनविजिबल में आ जाए, जो उतनी एविडेंटली नहीं दिखती, बताओ। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। देखो दरअसल में ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको सच स्टोरी बताता हूँ, कोई ऐसे झूठ बताने वाली बात नहीं है। आज से ना एक सवा साल पहले की बात है। हमारे एक स्टूडेंट का ना, मुझे नहीं कॉल आया, मेरे जो साथ में मेरे कोलीग हैं उनको एक कॉल आया था, बाद में मेरी भी बात हुई उस स्टूडेंट के साथ। वो स्टूडेंट ना दुबई में रहते हैं, एक स्टूडेंट है हमारा, पीडब्ल्यू ओनली है इसका, वो दुबई में रहता है, ठीक है। अब वो दुबई में रहता है, उसने ना पता क्या किया, उसने कहा कि सर मुझे ना यूपीएससी की तैयारी करनी है और मुझे आपका कोर्स खरीदना है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा, बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। उसने मुझे कहा कि सर मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे आपका कोर्स खरीदना है। अब यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, वो बंदा खरीद क्या रहा है, क्या वो कोई वस्तु खरीद रहा है, वस्तु नहीं खरीद रहा, वो खरीद रहा है एक सर्विस। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं ना, ये दिस इज नथिंग बट अ सर्विस, ये एक सर्विस है आपकी। और इस तरह से बहुत सारी सर्विस होती हैं आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईटी सर्विस का एक्सपोर्ट करते हो। देखते हो ना, इंडिया में कोई बंदा बैठा हुआ है, वो बाहर के किसी यूएस के बंदे को सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, देखा होगा आप लोगों ने। ये चीजें क्या है, ये भी तो आपका क्या हुआ, यहां पर भी तो एक देश के बंदे ने, मतलब रादर आई शुड से, एक रेजिडेंट ने, एक देश के एक रेजिडेंट ने किसी दूसरे रेजिडेंट को, या जिसको हम नॉन रेजिडेंट बोल सकते हैं, क्या उसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन किया या नहीं किया, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। पर क्या ये हमें दिखा, ये उतनी एविडेंटली नहीं दिखा जितना गुड्स दिख रही थी। कि भाई जूते भेजे जा रहे हैं तो साफ दिख रहा है कि शिप में डाल के गए हैं तो आ गए हैं, है ना। यहां पर वैसे नहीं दिख रहा, बंदे ने ऑनलाइन कोर्स खरीद लिया, तो ये क्या आएगा, सर दिस इज अ काइंड ऑफ अ सर्विस। तो दरअसल में ना इनविजिबल्स के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या रहता है, वो रहता है आपका सर्विसेज का। ठीक है, समझे, कोई भी आपकी सर्विस, जैसे आपकी आईटी सर्विस का आप बात कर लो, ठीक है, आप इस तरह से आपकी जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हो सकती हैं, तो जब भी आप सर्विसेज की बात करोगे ना, तो सर्विसेज आपकी यहां पर आ जाएंगी आपकी इनविजिबल्स के अंदर। चलो सर, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। इसके अलावा और क्या आएगा, इसके अलावा एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंपोनेंट आएगा, इनकम। आप पूछोगे सर इनकम का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम। अंडरस्टैंड करना, मान लो मैं, जैसे मैं हूं, ठीक है, ठीक है, मैं था। अब मैंने पता क्या किया था, मैंने आज से कई साल पहले, या मेरे दादा परदादा जी ने, कुछ भी, या मैंने ही कह लो, मैंने दूसरे देश में जाके ना एक कंपनी खोल रखी थी। मान लो मेरी कोई कंपनी है जो यूएसए में है, ठीक है। अब मैं हूं भारत का नागरिक, मैं भारत में दिल्ली में रहता हूं, और मैंने कोई कंपनी यूएसए में बना रखी है। अब जो मेरी यूएसए की कंपनी है, हो सकता है वो कुछ प्रॉफिट कमाए, कुछ पैसा कमाए, सही बात है, सही बात है। तो जो वो पैसा कहीं ना कहीं कमाएगी, वो इन दी एंड किसके पास आएगा। आप बोलोगे सर जब भी हम पैसे की बात करते हैं, जब भी हम प्रॉफिट की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं ओनर्स की। पैसा किसके पास आ जाता है, आपके ओनर्स के पास, बिल्कुल सही बात है। और जब पैसा आपके कहीं ना कहीं ओनर्स के पास आ रहा है, तो उसका फायदा किसको होगा, उसका फायदा हमें ही होगा, हमें ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दरअसल में ना इस तरह की जो इनकम आ रही है,
चाहे वो आपका प्रॉफिट की फॉर्म में हो, चाहे वो आपका इंटरेस्ट की फॉर्म में हो, चाहे वो आपका डिविडेंड की फॉर्म में हो, राइट। ये सब आपके इनकम में आ जाते हैं। प्रॉफिट समझ गए, बढ़िया। इंटरेस्ट पता क्या है, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है देश के बाहर, अगर मैंने किसी को बाहर लोन दिया हुआ है एंड वो मुझे इंटरेस्ट दे रहा है, मैं यहां लोन की बात नहीं कर रहा, समझना फर्क है। मैंने लोन पहले दे रखा है, आई हैव गिवन हिम द लोन मेनी इयर्स बैक, अब वो सिर्फ मुझे उसका इंटरेस्ट पे कर रहा है, इंटरेस्ट पे कर रहा है, यहां पे इंटरेस्ट आ रहा है मुझे, तो मेरी इनकम है। तो क्या यहां पर भी एक ट्रांजैक्शन हुआ बिटवीन अ रेजिडेंट एंड अ नॉन रेजिडेंट? आंसर इज यस। तो क्या ये यहां पर आएगा? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ये लोन नहीं है, ये लोन के कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट है। यहां पर मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, इन्वेस्टमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग मुझे प्रॉफिट या डिविडेंड आया है। फर्क समझते हो? जब मैं बात करता हूं ना, ये अगर आप लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स देखे होंगे तो आप लोगों को मैंने बताया था, जैसे अगर आप किसी को लोन देते हो ना, तो लोन देना एक एसेट होता है या लोन लेना लायबिलिटी होता है, क्योंकि आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा। उसी तरह से आप किसी जगह पे इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, वो आपका एसेट या लायबिलिटी, मतलब एसेट होता है, लायबिलिटी क्यों होगा, वो आपका एसेट होता है क्योंकि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया हुआ है। सही बात है, वो आपका एसेट था। पर लोन के कॉरस्पॉन्डिंग जो बंदा कोई इंटरेस्ट पे करता है, ये आपका एसेट या लायबिलिटी में नहीं आता। अगर आप लोगों को पिछला वाला टॉपिक याद है, वहां मैंने आपको बताया था कि ये वाली चीज आपके कैपिटल वाले अकाउंट में आती थी और ये वाली चीज आती थी आपके रेवेन्यू वाले अकाउंट के अंदर, क्योंकि इसमें एसेट लायबिलिटी बदलाव नहीं होता था। उसी तरह से जो इन्वेस्टमेंट था, अगर आपको पिछले लेक्चर याद है, आपका फिजिकल पॉलिसी वाला, वहां हमने डिस्कस किया था कि इन्वेस्टमेंट किस तरह से एक एसेट होती है, पर इन्वेस्टमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको प्रॉफिट या कुछ आपका डिविडेंड मिलता है, वो आपका एसेट लायबिलिटी में बदलाव नहीं करता था। तो सेम चीज यहां पर भी है, सेम चीज यहां पर भी है। आपका कुछ प्रॉफिट मिला, आपको कुछ इंटरेस्ट मिला, कुछ डिविडेंड मिला, वो कहां पे आएगा? वो करंट अकाउंट के इनविजिबल कंपोनेंट में आएगा। चलो ठीक है सर, कुछ और भी होता है यहां पे? द आंसर इज यस। इनविजिबल के अंदर एक और चीज होती है जिसको हम जानते हैं ट्रांसफर्स कह सकते हो, या ट्रांसफर पेमेंट आप इसको कह सकते हो। ट्रांसफर लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसको यहां पे क्या लिख सकते हो, आप इसको ट्रांसफर ही लिख लीजिए बल्कि, है ना। तो ट्रांसफर जो चीज है, व्हाट इज दिस? ट्रांसफर के अंदर क्या क्या आएगा दोस्तों? ट्रांसफर के अंदर जो चीजें आती हैं उसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे, उसके अंदर आप नोटिस कर पाओगे, मान लो आपको किसी ने गिफ्ट दिया। किसने गिफ्ट दिया? सर हमारा दोस्त रहता है यूएसए के अंदर, मेरा दोस्त रहता है यूएसए के अंदर, बढ़िया है। उसने मुझे, मेरे लिए कोई गिफ्ट दिया, यहां बदले में उसको कुछ पेमेंट नहीं कर रहा हूं, पर गिफ्ट तो आया, ठीक है। उसी तरह से पता क्या होता है, कई बार कुछ ना कुछ यहां पे डोनेशन आ जाती है। अब डोनेशन में भी समझना, डोनेशन में बस आ चुकी है, अब बदले में कोई काम नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। एक तो होता है कि आपने कोई काम किया, बदले में आपको पैसा मिला, ठीक है। कई बार आपने काम किया भी नहीं होता, बस आपको पैसा मिल जाता है। यही चीज यहां पे हो रही है, आपको गिफ्ट दे दिया किसी ने, डोनेशन थी किसी ने दे दी, इसको रिटर्न नहीं करना, इसको वापस नहीं करना। आप लोगों ने वापस करना होता तो अलग एस्पेक्ट था, यहां वापस नहीं करना। उसी तरह से एक चीज होती है आपके रेमिटेंसेस। सुना है रेमिटेंसेस के बारे में? रेमिटेंसेस कुछ नहीं होते, जैसे आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई भाई बहन हो सकता है, कनाडा गया हो, है ना, वो कनाडा से कुछ पैसे भेज देता है घर पे, हर महीने, हर 6 महीने बाद, वॉट, वो चीज क्या होती है? वो होती है रेमिटेंसेस। भारत के बहुत सारे लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, है ना, यूएसए, यूके, इंग्लैंड, अलग अलग जगह पे हैं, वो हर महीने या हर कुछ टाइम के बाद अपने घर कुछ पैसा भेजते हैं, वो होते हैं रेमिटेंसेस। यहां पर भी क्या हुआ, एक नॉन रेजिडेंट का एक रेजिडेंट के साथ क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो दरअसल में ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब एक बात अगर आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे ना, यहां पर आप नोटिस कर पाओगे, यहां पर ट्रांजेक्शन हो रही हैं, बिल्कुल सही बात है, चाहे वो विजिबल थे चाहे वो इनविजिबल थे, पर यहां पर कहीं पर भी ट्रांजैक्शन आपका एसेट्स का नहीं हो रहा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? मैंने आपको एसेट बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स के अंदर, पिछला जो हमने फिस्कल पॉलिसी वाला पढ़ा था वहां तो बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां पे आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, जब भी यहां पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है बिटवीन एन रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट, वहां पर हम इंटरनेशनल, मतलब हम एसेट की कोई बात नहीं कर रहे। ये जो सारी चीजें थी ये आपके बिना किसी एसेट के थी, आपने वस्तु भेजी,
ठीक है, वो उसके बदले में आपको पैसे मिले, विजिबल्स। आपने कोई सर्विस दी, बदले में पैसा मिला, दैट इज इनविजिबल के अंदर सर्विस। इनकम मैंने एक्सप्लेन किया, ट्रांसफर पेमेंट्स मैंने डिस्कस कर लिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये होता है आपका करंट अकाउंट। समझ पाए? करंट अकाउंट समझ आया? तो करंट अकाउंट के अंदर क्या याद रखना है? एक तो पहली बात आपके विजिबल्स होते हैं जिसमें गुड्स आ गया। इनविजिबल के अंदर एसआईटी याद रख सकते हो, सर्विस, इनकम, ट्रांसफर। इनकम के एग्जांपल मैंने दे दिए, ट्रांसफर के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। थोड़ा पहले करंट अकाउंट को डिस्कस करते हैं, फिर मैं कैपिटल अकाउंट पे आऊंगा। यस, अंडरस्टैंड करते रहना इसको। क्या लिखा हुआ है? करंट अकाउंट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रेड बिटवीन वन नेशन एंड अदर। मतलब इसमें एसेट वाली चीज नहीं होती, अब एक्सप्लेन कर भी दूंगा। यहां पर क्या होता है? इंपोर्ट के लिए पेमेंट जो हमने दी, प्लस एक्सपोर्ट जो हमने किया, कहीं ना कहीं उसके लिए हमें जो पैसा मिला, ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विस। दोनों चीजें आती हैं, देखा था हमने करंट अकाउंट के अंदर, विजिबल भी थे एंड एट द सेम टाइम इनविजिबल भी थे। उसके अलावा यहां पर आपके गिफ्ट वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं, या जो ट्रांसफर पेमेंट आपने दी या आपको मिली, दोनों चीजें हैं। ठीक है, गुड्स का मैंने आपको एग्जांपल मैंने ये दिया था, हमने एक्सपोर्ट किया, उस तरह से इंपोर्ट होगा ना, वो भी विजिबल के अंदर ही आएगा। सर्विस मैंने किसी को दी, उसी तरह से भारत के लोग भी होते हैं जो आपके कोर्सेरा हो गया या यूडेमी हो गया, राइट, इस तरह से वो भी कोर्सेज खरीदते हैं वहां पे, है ना। तो वो क्या हो गया? वो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया। इंपोर्ट क्यों हुआ? क्योंकि हमने पैसा दिया, राइट। और क्या है? उसी तरह से हमें कोई गिफ्ट दे रहा है, वो भी आपका ट्रांसफर में आएगा। हमने अपने किसी दोस्त को बाहर गिफ्ट भेज दिया, वो भी आएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स हमने डिस्कस किया फ्रॉम अदर कंट्रीज, है ना। और विजिबल के अंदर गुड्स आ गया, और इनविजिबल के अंदर हमारा सर्विस, इनकम एंड ट्रांसफर आ चुका है, जो कि हमने सारे एग्जांपल के साथ हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। बढ़िया सर, बढ़िया 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 बढ़िया। यस यस यस। अगर आप ना थोड़ा अपना इकोनॉमिक सर्वे वगैरह फॉलो करोगे, अभी ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, डेटा इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये डेटा आपके एग्जाम से पहले जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसका डिस्कस करना है। ठीक है, अभी जैसे हम लोग नवंबर एंड में है, मतलब दिसंबर स्टार्ट हो चुका है हमारा, है ना। दिसंबर स्टार्ट हो चुका है हमारा, मतलब मैं रिकॉर्ड एक्चुअली आज नवंबर एंड में कर रहा हूँ, आपको 2-3 दिन बाद मिलेगा। तो दिसंबर स्टार्टिंग हो चुकी है, सही बात है। तो दिसंबर स्टार्टिंग हो चुकी है, अब आपका 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने बाद आपका इकोनॉमिक सर्वे आएगा। वो जो डेटा देगा ना, हमें वो डेटा याद रखना होगा, क्योंकि हमारे 2025 एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट रहेगा। कोई बच्चा 2026 2027 के लिए कर रहा है, तो जो सबसे लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा उस समय आपको उसका डेटा ध्यान में रखना है। पर इधर आप लोग समझो, यहां पर पता क्या हो रहा है? यहां पर ये ऐसे शो होता है, जैसे पहले यहां पे लिखा है करंट अकाउंट, ठीक है, और यहां पे लिखा है क्या? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज इंपोर्ट। मर्चेंडाइज वर्ड कुछ नहीं है, मर्चेंडाइज वर्ड आपका गुड्स ही होता है, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख पाओगे, कोई भी हम ये अलग अलग क्वार्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, अलग अलग क्वार्टर्स और दिए हुए हैं, तो अलग अलग सालों के। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कितना हमने, जैसे अगर मान लो $82 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया, तो इतना हमने इंपोर्ट किया। तो ये है ट्रेड बैलेंस, मर्चेंडाइज का, गुड्स का। ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या हुआ? ट्रेड बैलेंस का मतलब क्या हुआ? कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ये आएगा किसके अंदर? आपका ट्रेड बैलेंस के अंदर। इसके अंदर आएगा ट्रेड बैलेंस, ठीक है। कितना एक्सपोर्ट किया, कितना इंपोर्ट किया, दोनों को माइनस करो, वो आपका ट्रेड बैलेंस आएगा, ठीक है। अगर तो दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है, उस केस में हम बोलेंगे उसको गुड्स का ट्रेड सरप्लस, कि हमारे पास क्या है? सरप्लस है, किस चीज का? ट्रेड, मतलब गुड्स का, गुड्स का ट्रेड सरप्लस होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लीजिए आप लोग ऐसा कर रहे हो कि आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, उसको हम बोलते हैं गुड्स के अंदर हमारा क्या हो चुका है? हमारा ट्रेड डेफिसिट हो चुका है, हमारा घाटा है। कब बोलेंगे ट्रेड डेफिसिट? जब आपका इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। और ट्रेड सरप्लस कब बोलेंगे? जब हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है। तो ये बात हो जाती है इस तरह से मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस की। परफेक्ट। उसी तरह से दोस्तों हमारे सामने आ जाता है इनविजिबल। इनविजिबल मैंने आपको बताया ही है कि किस तरह से आपका सर्विसेज हो गया, आपका इनकम हो गया, आपका ट्रांसफर हो गया, राइट, ये देखने को मिल जाते हैं। अब दोस्तों वैसे तो ये आंकड़े ना साल दर साल चेंज होते हैं, पर फिर भी अगर मैं एक रफ आइडिया आपको देने की कोशिश करूँ ना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जब जो लेटेस्ट आंकड़े आएंगे ना, जब आपके इकोनॉमिक सर्वे के, आपको वो आंकड़े याद रखने हैं, पर फिर भी एक रफली अगर आप देखना चाहते हो ना, तो होता दरअसल में पता क्या है? होता दरअसल में यहाँ पे, जैसे इधर भी आपको पता लगेगा, होता दरअसल में पता क्या है? होता ये है कि, एक सेकेंड, वो स्लाइड कहाँ गई? हाँ,
होता दरअसल में ये है कि जब हम बात करते हैं ना गुड्स की, वस्तुओं की बात करते हैं, उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, गुड्स के केस में या विजिबल के केस में हमें ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। क्योंकि एक्चुअल में पता क्या है, हम लोग काफी सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं। गुड्स वाले केस की बात कर रहा हूं, जैसे हमें कच्चा तेल इंपोर्ट कराना पड़ता है ना। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जो इंपोर्ट होता है हमारा गुड्स के केस में, मर्चेंडाइज के केस में, वो हमें इंपोर्ट ज्यादा होता है, एक्सपोर्ट कम होता है। तो नॉर्मली यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक ट्रेड डेफिसिट इन केस ऑफ गुड्स। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम बात करें सर्विसेज की, सर्विसेज के केस में हमारा ट्रेड जो होता है वो सरप्लस होता है नॉर्मली। क्यों सर? अरे भाई हम आईटी सर्विसेज और अच्छी इन चीजों में हम ना काफी अच्छे हैं। दैट इज द रीजन कि सर्विसेज वाले केस के अंदर हमारा जो नॉर्मली हमारा जो ट्रेड रहता है वो ट्रेड सरप्लस होता है। इनकम वाले केस के अंदर हमारा नॉर्मली डेफिसिट रहता है, और ट्रांसफर वाले के अंदर ना हम लोग पॉजिटिव में रहते हैं। पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे रेमिटेंसेस अच्छे खासे आते हैं। अगर आप थोड़ा करंट अफेयर्स फॉलो करते होंगे, यू वुड हैव रियलाइज्ड कि हमारे यहाँ पे रेमिटेंसेस $100 बिलियन से भी ज्यादा आते हैं, है ना। और दुनिया के सबसे लार्जेस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री एज ऑफ नाउ वो हम ही हैं। सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस बाहर से हमारे जो रिश्तेदार हमें भेजते हैं ना, वो भारत देश को ही भेजा जाता है। तो नॉर्मली ऐसा होता है, ट्रांसफर वाली चीज नॉर्मली सरप्लस में रहती है, इनकम वाली चीज नॉर्मली वो आपका डेफिसिट में रहती है, सर्विसेज हमारे सरप्लस में रहते हैं, एंड गुड्स नॉर्मली डेफिसिट के अंदर रहता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू व्हाट, विद रिगार्ड्स टू आपका करंट अकाउंट। ठीक है। अगर ये एस्पेक्ट आपके क्लियर है तो मोटा मोटा आप लोगों को ये वाली चीजें समझ आ गई होंगी कि ये ग्राफ आखिर बना कैसे है। ठीक है। ये वाला ग्राफ कैसे बना, आई होप यहां तक आपको अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। चलो, ये बातें मैंने लिखी हुई हैं कैसे गुड्स के अंदर आपका जनरली नेगेटिव होता है, यानी कि ट्रेड डेफिसिट होता है, और अगर पॉजिटिव हो दैट इज ट्रेड सरप्लस, जो कि सर्विसेज में होता है। ठीक है। और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड इसी को बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट माइनस नेट इंपोर्ट। अब देखो यार, ये वर्ड मैं ना बार बार बोल रहा हूं, नॉर्मली नॉर्मली नॉर्मली। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि देखो यार, ये जो सिचुएशन है ना कभी भी बदल सकती, चेंजेस आते रहते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोविड-19 पैंडेमिक आया था, कोरोना जब हुआ तो हमने नोटिस किया कि काफी सारे वेरिएशंस होते हैं कोरोना के समय के ऊपर। उस समय हम उतना नहीं कर पा रहे थे, हम उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बट एट द सेम टाइम हमारे इंपोर्ट भी तो कम हो गए थे। हम बाहर से जो सामान मंगाते थे वो भी तो काफी कम हो गया था। तो बीच में कुछ ऐसा टाइम भी था, अगर मैं एग्जैक्टली बात करूं तो आई थिंक Q1 था 2020-21 का। उस समय के ऊपर कुछ समय के लिए ऐसा हुआ था जब हमारा जो मर्चेंडाइज वाला ट्रेड था ना, जो गुड्स वाला ट्रेड था, वो बीच में कुछ समय के लिए ट्रेड सरप्लस भी आया था। बहुत ही छोटा सा था बट आया जरूर था। तो कहने का मेरा मतलब है, ये सारे वर्ड्स मैं नॉर्मली इस्तेमाल कर रहा हूं इसीलिए क्योंकि देखो, वस्तुओं का लेना और देना ही तो है ना, या बाकी सर्विसेज और बाकी चीजों का लेना देना ही तो है। ये ऊपर नीचे इनकी वैल्यूज हो सकती हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। तो इसीलिए जो आपका लेटेस्ट आंकड़ा होगा आपके इकोनॉमिक सर्वे का, उसका हमें यहाँ पे ध्यान रखना होगा। चलिए सर, चलिए ये बात क्लियर हो चुकी है हमें, हमने अच्छे से समझ लिया है करंट अकाउंट को। अब देखो, करंट अकाउंट तो हमने समझ लिया। ठीक है, करंट अकाउंट वाला हिस्सा क्लियर है, जहां पर हमने गुड्स को देखा, सर्विसेज, इनकम ट्रांसफर, उन सब चीजों को हमने देख लिया। अब उसी तरह से बीओपी का जो दूसरा कंपोनेंट था, दूसरा कंपोनेंट क्या था? एक तो था इधर करंट अकाउंट, है ना, और दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा हम कैपिटल अकाउंट को भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा हम कैपिटल अकाउंट को भी समझ लेते हैं। देखो, जैसे ना मैंने आपको बताया था, करंट अकाउंट के अंदर कहीं पर भी हमने एसेट्स की बात नहीं करी। चाहे वो वस्तुएं होती थी, आपकी सर्विस होती थी, इनकम होती थी, ट्रांसफर होता था, आपके एसेट का ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। पर जब मैं बात कर रहा हूं कैपिटल अकाउंट की, यहां पर आपका एसेट्स का ट्रांजैक्शन होगा इंटरनेशनली। आप पूछोगे किस तरह के एसेट है ये? अरे भाई, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट सुनी है? क्या इन्वेस्टमेंट एसेट है? पहले तो मुझे ये बताओ। अरे हाँ सर बिल्कुल, अभी तो हम डिस्कस करके हटे हैं, दो मतलब 2 मिनट तो नहीं, 5-7 मिनट पहले डिस्कस किया था। बिल्कुल, कि इन्वेस्टमेंट एसेट है, बिल्कुल। तो अगर मान लो मेरा कल को मन करे कि यार यूएसए में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, अब वो पैसा कैसे भी हो सकता है, वो वहां की कुछ शेयर मतलब जो कंपनीज के शेयर्स हैं उनमें भी हो सकता है, या फिर मैं किसी कंपनी के अंदर एक लंबे समय के लिए भी पैसा डाल सकता हूं। दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट हो सकती है। एंड इसी तरह से इसको बोलते हैं हम एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, या फॉरेन पोर्टफोलियो, जो भी आप कहना चाहो। अब तो सिमिलर ही, लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर मीनिंग है, जीएस के पर्सपेक्टिव से सिमिलर है, तो इतना ध्यान में देने की जरूरत नहीं है। तो दोनों हो सकते हैं, एफडीआई भी एफपीआई भी हो सकता है। आप लोग देखते भी हो, बाहर से कई बार कुछ कंपनीज आती है जैसे वॉलमार्ट वगैरह, उनका काम पता क्या होता है? उनका काम ये रहता है कि यार इस कंट्री में चलते हैं, वहां की मैनेजमेंट का हिस्सा भी बनेंगे, वहां पे डे टू डे ऑपरेशन में पार्टिसिपेट भी करेंगे, और लंबे समय के लिए आएंगे।
जब भी ऐसा होता है ना, पैसा लंबे समय के लिए आता है, वो होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वेयर एज अगर मान लो कोई XYZ फॉरेन इन्वेस्टर है, उसका काम बस शेयर्स में इन्वेस्ट करना है भारत के, बस जब प्रॉफिट उसको मिलेगा वो अपने घर वापस चला जाएगा, ऐसे केस को बोलते हैं हम FPI। तो यहां पर एसेट है ना, वो उस बंदे का एसेट हुआ जब उसने ये चीज करी, बिल्कुल हुई है। तो ऐसे जब होते हैं इनको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट कहां पे आता है, ये आता है आपके कौन से कंपोनेंट के अंदर, दिस कम्स अंडर कैपिटल अकाउंट। ठीक है सर, ये बात भी क्लियर हुई। और क्या हो सकता है, और इसके अलावा हमारी हो सकती है क्या, इसके अलावा सर हो सकती है हमारी बोरोइंग, हमारी जो उधारी होती है। अब मुझे बताओ बोरोइंग के अंदर क्या कोई एसेट लायबिलिटी का इंपैक्ट है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। उधार लेना क्या होता है, एक लायबिलिटी ही तो होती है। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो हमारी सरकार, सुनना मेरी बात, मान लो हमारी सरकार ने बाहर से उधार लिया, देश के बाहर से उधार लिया, इसको हम बोलते हैं सॉवरन बोरोइंग। ठीक है, जब सरकार इस तरह से बाहर से उधार लेती है। उसी तरह से हमारे जो प्राइवेट लोग हैं, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट कंपनीज हो सकती हैं, वो भी बाहर से लोन ले सकती हैं, बिल्कुल। उनको बोलते हैं ECBs। ECBs क्या होते हैं आपके, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। बिल्कुल, ये भी हो सकता है। तो ये कहां पे आएगा, ये बोरिंग के अंदर आएगा, अंडर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? सर क्या हम बस बाहर से ही लोन ले सकते हैं, क्या हम उनको लोन नहीं दे सकते? अरे भाई बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो। अगर आप बाहर से लोन ले सकते हो तो बाहर लोन दे भी सकते हो। कोई बंदा इंडिया का भी बाहर किसी को लोन दे सकता है। तो यानी कि ना, कोई भी इस तरह से लोन जो इंडिया से बाहर दिया जा रहा है या बाहर से इंडिया में दिया जा रहा है, वो आपका यहां पर आएगा। सेम चीज यहां पे थी, इन्वेस्टमेंट इंडिया वाला बंदा बाहर कर सकता है, बाहर वाला बंदा इंडिया में कर सकता है, वो आएंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर ही। बस ये देखना होगा उसको प्लस में डालना है या माइनस में। अगर पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है तो इंडिया के लिए प्लस हो जाएगा, अगर इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है तो इंडिया के लिए माइनस। सेम चीज यहां पे, अगर बाहर से इंडिया वाले लोन ले रहे हैं तो हमारे लिए प्लस हो जाएगा, अगर इंडिया वाले बाहर लोन दे रहे हैं वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? तो है वो आपका कैपिटल अकाउंट का ही पार्ट। इसी तरह से दोस्तों पता क्या होता है, एक होता है हमारे जो हमारे जैसे NRI अकाउंट्स वगैरह होते हैं, जैसे हमारे नॉन रेजिडेंट इंडियन होते हैं ना, जो NRI भाई बहन होते हैं हमारे, है ना। अब क्या हो सकता है, जो NRI हमारे भाई बहन है वो भी हमारे साथ बैंकिंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, ठीक है। और वो जो अकाउंट खुलवाते हैं वो डॉलर्स या फॉरेन करेंसी की फॉर्म के अंदर होते हैं। अब अगर वो अपना पैसा लेकर इन अकाउंट्स में पैसा जमा कराते हैं तो वो हमारे लिए क्रेडिट हो गया, हमारे लिए पैसा आ गया। वेरएस अगर हम उनको अगर उसमें से वो पैसा निकाल लेते हैं तो वो डेबिट हो गया। तो ये जो NRI अकाउंट्स वगैरह हो गया, ये भी आपके कैपिटल अकाउंट के अंदर ही आते हैं। समझ गए इस बात को? तो ये सब चीजें आपकी किसमें आती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं आपको उस पिक्चर एक इमेजिन करने की कोशिश करवाऊं, ध्यान में क्या रखना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऊपर था, यहां करंट अकाउंट, यहां कैपिटल अकाउंट। करंट में क्या आया, करंट में पहली बात तो इनविजिबल आया, सॉरी विजिबल आया। विजिबल में क्या हुआ, गुड्स। इनविजिबल के अंदर क्या आया, इनविजिबल के अंदर आया सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर। क्लियर है करंट अकाउंट। यहां पर आया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या था, जहां पर एसेट्स के ऊपर मतलब उनका इंटरनेशनल ट्रेड होता है, दैट इज कैपिटल अकाउंट। इसमें क्या आया, एक आया इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर देखा क्या, FDI और FPI। यहां पर क्या आया, यहां पर आया आपका बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एंड आपका जो सॉवरेन बोरोइंग्स होता है। एंड लास्टली यहां पर हम जो बात करें NRI अकाउंट्स या फिर FCNR, अभी डिस्कस कर दूंगा FCNR का है, पर वो बैंकिंग अकाउंट्स वगैरह जो आपके होते हैं वो यहां पर आ जाते हैं। इस तरह से आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो एक देश दूसरे देशों के साथ कर रहा है, वो इस तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कैप्चर हो जाता है। आई थिंक यहां तक सब बच्चों को जो कहानी है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है सर, ठीक है, यहां तक मुद्दा क्लियर हुआ। तो एक बार कैपिटल अकाउंट को भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर ही लेते हैं, जैसे हमने पहले करंट अकाउंट को करा। तो जैसा मैं आपको बता रहा था, कैपिटल अकाउंट क्या होगा, सारे के सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ऑफ एसेट जो होते हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर हमें कवर होते हुए देखने को मिल जाते हैं, राइट। एंड यहां पर आप नोटिस कर सकते हो, अगर इसी तरह से आपको डेटा देखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, यहाँ पर FDI आ गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आ गया, लोन्स के अंदर आपके एक्सटर्नल असिस्टेंस आ गया, है ना। ये भी यहाँ पे ना वर्ड क्या है आपका, एक्सटर्नल असिस्टेंस है। एक्चुअल में ना कुछ बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि सर बाहर से पैसा आया, अब जब वो ग्रांट है तो उसका क्या मतलब है, या असिस्टेंस का मतलब क्या है। देखो यार अंडरस्टैंड करो, लोन का मतलब पता क्या होता है, लोन किसी ने आपको पैसा दिया और आपको पैसा वापस भी करना है, दैट इज अ लोन, ठीक है। कई बार एक वर्ड इस्तेमाल होता है असिस्टेंस। असिस्टेंस ना कई बार एक तरह से ना थोड़ा सा लोन से कम होता है, मतलब ऐसा समझ लो, इसमें आपको पैसा दिया जा रहा है पर हो सकता है इंटरेस्ट रेट कम हो,
इंटरेस्ट रेट कम हो, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बेनिफिशियल मतलब टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लोन मिल रहा है, मतलब लोन थोड़ा स्ट्रिक्ट हो सकता है, असिस्टेंस थोड़ा सा आपकी मदद भी है और आपसे पैसा रिटर्न भी करना होगा। कई बार वर्ड इस्तेमाल होता है आपका ग्रांट। ग्रांट मतलब पैसा बस दे दिया, जैसे मैंने, आप समझना इस बात को, अगर लोन दिया ना मैंने आपको, तो मैं अगर आपको 100 रुपए का लोन दे रहा हूं, मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप मुझे 110 रुपए वापस करो, ये लोन है। अगर मैं आपको एक असिस्टेंस दे रहा हूं, तो मैंने आपको 100 रुपया दिया होगा एंड मैंने आपको कहा होगा कि यार तुम दे देना 105 रुपए एंड 2-3 साल ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फिर दे देना। वो असिस्टेंस के अंदर आ गया। ग्रांट के अंदर पता क्या है, मैंने तुम्हें 100 रुपए दे दिया कि भाई रख ले, चल ठीक है, तू भी खुश रहे, मैं वापस नहीं मांग रहा आपसे, वो ग्रांट हो गया। तो फर्क समझो, लोन में ना जब आपने दिया था, लोन हो गया, असिस्टेंस हो गया, वहां आपने पैसा दिया है, तो एक तरह की सामने वाले के ऊपर लाइबिलिटी थी पैसा रिटर्न करने की। वेयर एज ग्रांट के अंदर कोई लाइबिलिटी नहीं होती, ग्रांट के अंदर बस दे दिया है, अब उसको वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो उस हिसाब से ध्यान से देखा करो कौन से हेड के अंदर कौन सी चीज आएगी। बच्चे पूछते रहते हैं कि कहां डालूं कहां डालूं, भाई रटने की क्या जरूरत है, जब मैंने आपको डेफिनेशन दी है इस चीज की कि कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ऑफ एसेट, तो बस बात खत्म, राइट। उसी तरह से बाकी चीजें जैसे बैंकिंग कैपिटल हो गया, ठीक है, बाकी इतनी पॉइंट नहीं है, कई बार कुछ एरर, कुछ एमिशंस, गलतियां कुछ आ जाती हैं, उनको हम यहाँ पे देखते हैं, उसके हिसाब से हमारा ओवरऑल बैलेंस बनता है कि टोटल बैलेंस कितना बना, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, कैपिटल अकाउंट। थोड़ा सा फर्क समझ लो आप एफडीआई और एफपीआई के अंदर भी। दरअसल में क्या है ना कि एक कमेटी बनी थी, अरविंद मायाराम कमेटी, राइट। उनसे पूछा गया था कि भाई आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे हम इनकी थोड़ी डेफिनेशन देखें, राइट। तो ये जो अरविंद मायाराम कमेटी बनी थी, इन्होंने हमारे सामने कुछ एक्सप्लेनेशन दिया एफडीआई और एफपीआई का। तो देखो यार, मैंने आपको जैसे एक्सप्लेन किया ना कि कुछ पर्टिकुलर लोग भारत में या पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उनका पर्पस ये होता है, पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लंबे समय तक वहां पे रहेंगे, मैनेजमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, डे टू डे ऑपरेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, दैट इज देयर फोकस। अगर ऐसा कुछ पैसा आता है उसको हम बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वर्ड क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि यहां पर क्या होगा, आपका ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों का राइट होगा, राइट। लॉन्ग टर्म अप्रोच है और ये कम वोलेटाइल होती है। कम वोलेटाइल क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला क्या, मैंने आपको बोला कि पैसा लंबे समय के लिए आ रहा है। जब कोई चीज लंबे समय के लिए आती है तो उसमें उतार चढ़ाव या इस तरह से ना, कि ऐसा नहीं होगा कि आज बेच दिया कल खरीद लिया। अगर ऐसा कुछ होता है तो वोलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। पैसा आया है, इट इज फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। और साथ साथ वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। और ये जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, ये उनके प्लांट्स के अंदर, उनकी मशीनरी के अंदर, उस तरह की चीजों के अंदर इन्वेस्टमेंट होगा जो कि लंबे समय के लिए होता है। बढ़िया। ऑन द अदर हैंड हमारे सामने क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। यहां पर क्या होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा, जो पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है वो आपका शेयर्स हो गया, आपके स्टॉक्स, आपके बॉन्ड्स, उन सब चीजों के अंदर किया जा रहा है। अब जब इंसान, कोई बाहर का बैठा हुआ बंदा इन चीजों के अंदर पैसा डाल रहा है, उसका पर्पस सिर्फ और सिर्फ एक है, व्हाट इज दैट, प्रॉफिट मेकिंग। उसने आज पैसा डाला, जब उसको लगा भारत से प्रॉफिट मिल गया है, वो पैसा वापस खींच लेगा। अगर उसको लगता है कि इंडिया में पैसा डाला था, ठीक है, प्रॉफिट मिला है, चाइना में और भी ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो फटाफट वो पैसा निकालेगा, चाइना में पैसा डाल देगा। तो ये पैसा जितनी जल्दी आता है ना, उतनी जल्दी पैसा बाहर भी जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं हॉट मनी। क्या बोलते हैं इसको, हॉट मनी। ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है क्योंकि पैसा आता जाता रहता है, क्योंकि पैसा डाला ही क्यों जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए। बाकी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, यहाँ पर ओनरशिप राइट तो रहता ही है, क्योंकि आपने किसी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो डेफिनेटली आप ओनर हुए, राइट। और ये शॉर्ट टर्म अप्रोच छोटे समय के लिए यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है, और ये डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते, नॉट एंगेज्ड इन डिसीजन मेकिंग, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो अरविंद मायाराम कमेटी की मैं बात कर रहा था ना, दरअसल में उन्होंने ये बताया कि अगर मान लो, क्या हो रहा है, अगर मान लो पैसा आ रहा है लंबे समय के लिए, डेफिनेटली सही बात है, पर अगर जो इन्वेस्टमेंट है वो 10% से ज्यादा है, किसके अंदर, आपकी एक लिस्टेड कंपनी के अंदर, जो कंपनी आपके शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड है ना, अगर उसके अंदर 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दैट इज एफडीआई। अगर 10% से कम आ रहा है, वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई के अंदर आ जाएगा। तो ये 10% वाली बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर मान लो कंपनी अनलिस्टेड है, फिर अगर दोस्तों कंपनी अनलिस्टेड है तो फर्क नहीं पड़ता कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 10% से कम है या 10% ज्यादा है, इट डज नॉट मैटर। अगर अनलिस्टेड कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही कैटेगराइज किया जाएगा। ये बात भी सबको पता होनी चाहिए, राइट। तो ये थोड़ा सा फर्क था जहां हमने
एफडीआई और एफपीआई के बारे में जाना। तो यानी कि ना अगर एफडीआई आ रहा है हमारे देश के अंदर, वो एक काफी अच्छी बात होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लंबे समय के लिए आएगा, उसके देश का विकास होगा, तो हमें भी काफी ज्यादा फायदा हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये अंतर जो है ना इनके बीच में, इनका हमें आइडिया अच्छे से होना चाहिए। चलो बढ़िया है, ये एफडीआई एफपीआई तो समझ आ गया। आगे आते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर देखो आपके कुछ हो सकते हैं ऑटोमेटिक रूट हो सकता है, और एक होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है? देखो बाहर से पैसा आ रहा है, उनको यहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। वर्ड ही क्या है? ऑटोमेटिक। आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप बस सिंपली इन्फॉर्म कर दीजिए कि हाँ भाई हम पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बस आपने इन्फॉर्म कर दिया, दैट इज इट। आपको यहाँ पे परमिशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती। ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं आपके अप्रूवल रूट की, जब हम बात करते हैं आपके अप्रूवल रूट की, तो अप्रूवल रूट में क्या है? आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, एक तरह से कह लो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। आप पूछोगे सर किस बात की परमिशन? भाई देखो कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहां पर ना हमारा देश ये चाहता है कि वहां पर अगर बाहर की कोई कंपनियां या बाहर के लोग पैसा डाल रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा पता रहे, हमें थोड़ा सुचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि भारत का जो कंट्रोल है वो दूसरे देशों के पास चला जाए। क्योंकि अगर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से, तो डेफिनेटली पॉजिटिव्स हैं, आपकी ग्रोथ बढ़ सकती है, आपके यहाँ रोजगार बढ़ेगा, आपका जीडीपी इंक्रीज होगी, वो बात है ठीक है। पर ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि भारत की कंट्रीज के ऊपर कंट्रोल ही पूरा पूरा फॉरेन कंपनीज का हो चुका है। दैट विल बी अ रॉन्ग थिंग। तो यहाँ पर हमारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर में पूरी तरह से हमने अप्रूव नहीं दिया हुआ है ना, हमारे इंश्योरेंस इंटरमीडिएट एक अलग चीज है, इंश्योरेंस पे नहीं दिया हुआ अभी तक। एक सर्टेन लेवल तक हमारा ऑटोमेटिक है, उसके ऊपर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसे बैंकिंग सेक्टर की अलग अलग चीजें हैं। तो कहने का मीनिंग क्या है ना, हमारी कंट्री जो है वो कुछ एक सेक्टर्स को डालती है, एंड उस हिसाब से देखा जाता है कि कहाँ पर पैसा आ गया तो ठीक है, नहीं आया या एक सर्टेन लेवल से ज्यादा आ रहा है तो हमें वहां पे अप्रूवल लेना पड़ेगा। आप पूछोगे किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? अगर दोस्तों ये जो पैसा आ रहा है ये 5,000 करोड़ से कम का है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तो जो भी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है वो यहाँ पे, और साथ ही साथ हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे देखेगी। क्या मतलब इस चीज का? इस चीज का अर्थ सिंपली ये है कि लेट्स से आपका जो पैसा आ रहा है ना, वो आ रहा है आईटी सेक्टर के अंदर, तो वहां पर आपकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो कौन सी होगी? अरे मीटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो, और साथ ही साथ हमारा जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो यहां पर बताएगी। ठीक है, अगर 5,000 करोड़ से कम का है, उस केस में दो चीजें, एक तो जो मिनिस्ट्री जिसमें लग रहा है पैसा, मतलब जो भी, मतलब जो सेक्टर लग रहा है उसकी जो कंसर्न मिनिस्ट्री है, और साथ साथ कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गया। और अगर ये जो पैसा है दिस इज मोर देन 5,000 करोड़, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा जो सीसीए है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, अब आप लोग जानते होंगे सीसीईए के बारे में, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। इसको हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, है ना, आप लोग जानते हैं ना, 8 कमेटीज है हमारे यहाँ पे कैबिनेट कमेटीज, तो उनमें से एक आपको यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स देखने को मिल जाती है। तो ये जो आपका कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसको प्रधानमंत्री जी हेड करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली ये फिर अप्रूवल देती है। तो ये फर्क आपको यहाँ पे पता होना चाहिए दोनों के बीच में। चलो बढ़िया है, बढ़िया है। यस, ये डेटा बेटा है, जैसे ये ना डेटा इतना याद करने की जरूरत नहीं है, जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा उसका याद रखना कि कहाँ से हमें सबसे ज्यादा एफडीआई, जैसे सिंगापुर हो गया, यूएसए हो गया, ये नंबर्स आप लेटेस्ट वाले ध्यान में रखना। उसी तरह से इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और भी डेटा आता है कि भाई कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आया, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया। ये लेटेस्ट आंकड़े आप याद रखिएगा उस समय जब आएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमने देख लिया कि जो बोरोइंग्स थी या डेट था, उसमें आपका सॉवरेन डेट हो गया, आपका ईसीबीज हो गया, और जो आपके एनआरआई अकाउंट्स हमें देखने को मिल जाते हैं वो भी हमने डिस्कस किए। यहीं पर ना आपका एक एफसीएनआर एफडी आपको देखने को मिल जाएगा। दिस इज नथिंग बट फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट फिक्स डिपॉजिट। देखो नाम जैसे है ना फॉरेन करेंसी, तो कौन सी करेंसी होगी? ये कहीं ना कहीं पैसा किस में होगा? डिपॉजिट जो विड्रॉल हो रहा है किसके अंदर हो रहा है? वो फॉरेन करेंसी के अंदर हो रहा है, किसके द्वारा? नॉन रेजिडेंट, जो भारत का रेजिडेंट नहीं है। ये सब जो चीजें होंगी ना, वो भी थर्ड कॉम्पोनेंट जो बैंकिंग और मैं आपको एनआरआई अकाउंट वाला बता रहा था, वो यही बात है, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि क्या है करंट और क्या है कैपिटल अकाउंट। अब एक काम करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, कुछ एक क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है?
यहाँ पे पूछा हुआ है कि दोनों एफडीआई और एफआईआई, ये एक्चुअली 2011 का क्वेश्चन नहीं है, ये आई थिंक 2020 के आसपास क्वेश्चन है, यहाँ पे ईयर गलत आ चुका है, ठीक है, 2020 का क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा साल का है। यहाँ पे अंडरस्टैंड करो, पूछ रहा है कि दोनों में आप अंतर बता दो, एफडीआई और एफआईआई में आप अंतर बता दो। यहाँ पे पहली बात वो कह रहा है कि एफडीआई ना केवल और केवल पैसा लेकर आता है, जबकि एफआईआई आपका मैनेजमेंट स्किल्स और टेक्नोलॉजी लेकर आता है। कि यहाँ पे उसने उल्टा नहीं कर दिया, एफआईआई में पैसा आता था, पर मैंने एफडीआई के अंदर बोला वो तो एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहा है ताकि लंबे समय के लिए टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के अंदर डाल पाए। तो इसलिए ये बात आपकी गलत है, स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट। बात दोस्तों और कर लेते हैं, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था किस तरह से एफडीआई और एफआईआई, मतलब रदर आई शुड से सेकेंडरी और प्राइमरी मार्केट हमने डिस्कस किया था, पर ये एफडीआई एफआईआई में कैसे आ गया? वो तो हम सेकेंडरी और प्राइमरी में हम देख रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमने आईपीओ एफपीओ देखा था प्राइमरी मार्केट का पार्ट, और जब शेयर्स की ट्रेडिंग होती थी वो आपका सेकेंडरी मार्केट का पार्ट होती थी। तो यहाँ पर ये भी गलत है। आखिरी स्टेटमेंट कह रहा है कि एफआईआई जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मैंने अभी तो बताया कि एफआईआई तो क्या होगा, हॉट मनी, वो तो ज्यादा वोलेटाइल होता है, और एफडीआई क्या होगा, वो तो स्टेबल होता है। तो उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो चौथा आपका गलत है। बात करें दूसरे स्टेटमेंट की, ये बात बिल्कुल करेक्ट है कि जो आपका एफआईआई होगा वो ज्यादा कैपिटल लेकर आएगा इन जनरल, जो आपका जो एफडीआई होता वो कहीं ना कहीं कुछ स्पेसिफिक टारगेट को, मतलब स्पेसिफिक सेक्टर को यहाँ पे टारगेट करता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, दिस इज क्लियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ ये सॉरी, ये क्वेश्चन था 2020 का, आई एम वेरी सॉरी, ये क्वेश्चन आया था 2020 में। यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पूछा है कि एफडीआई के कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो क्या मेजर कैरेक्टरिस्टिक है इस चीज का। देखो पहली बात ये कह रहा है कि एफडीआई ना केवल और केवल, ये जो वर्ड होता है ना एसेंशियली, एसेंशियली मतलब ओनली, तो क्या ये केवल और केवल आपका लिस्टेड कंपनी में होती है? नहीं, मैंने आपको बताया था जब भी अनलिस्टेड कंपनी के अंदर कुछ भी पैसा आएगा वो आपका एफडीआई का ही पार्ट होगा। तो ये आपका गलत हुआ। उसके अलावा जो और बातें हैं, यहाँ पर कह रहा है कि इससे कहीं ना कहीं आप डेट सर्विस कर सकते हो, मतलब इट इज नहीं, इन्वेस्टमेंट आ रही है ना, तो ये बात गलत हो जाएगी। चौथा कह रहा है कि एफआईआई जो पैसा डालते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, नहीं भाई ये बात भी गलत है। तो एक्चुअल में क्या है, एफडीआई इज नथिंग बट नॉन डेट है, इससे कोई उधार थोड़ी चढ़ रहा है, नहीं, और ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, आपको इसका सही जवाब यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन यहाँ पे यूपीएससी ने हमसे पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है यहाँ पे पूछा हुआ है कि भाई ये बता दो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस चीज का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। सोच के बताओ क्या लगता है, आराम से पढ़ो एंड इसका आप आंसर बताओ कि किस चीज का आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन हुई एक कंट्री की एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, वही तो हम यहाँ पे देखते हैं। सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट थोड़ी देखते हैं, या सरकार ही थोड़ी देखते हैं, या फिर सिर्फ कैपिटल मूवमेंट थोड़ी देखते हैं, करंट एस्पेक्ट्स भी आते हैं, है ना। तो जितनी भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट चीजें हुई हैं उसमें सारी चीजें आ जाती हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर, आपका करंट वाली चीजें भी, आपका कैपिटल वाली चीजें भी, तो वो सारी आपकी बीओपी के अंदर आपको देखने को मिल जाती हैं। और ट्राई कर लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यार, अभी एसडीआर आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, थोड़ी देर रुको, मैं आपको अभी अंडरस्टैंड कराऊंगा व्हाट एग्जैक्टली इज एसडीआर। बट उसके बिना भी आप लोग ना ये आंसर आराम से कर सकते हो। यहाँ पर कह रहे हैं कि करंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। देखो जब आप ऐसे पढ़ोगे ना एसेट्स, आपके दिमाग में आना चाहिए नहीं यार, जब एसेट की बात होगी वो कैपिटल अकाउंट का हिस्सा होता है। जब आपने ये पढ़ लिया तो आपका आंसर आपको क्या मिलेगा, आप बोलोगे सर सेकंड तो गलत है। अब बस ये देखना है कि वन एंड वन ओनली है या वन एंड थ्री ओनली, अंडरस्टैंड करो। अरे भाई बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ इनविजिबल बिल्कुल आते थे इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब बन जाएगा। तो काफी आसान है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, राइट। और देखो कुछ एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया कि इंडिया का मतलब सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन है दुनिया भर का वर्ल्ड के अंदर। ऐसे क्वेश्चन आपको ना कहीं आपको कहाँ मिलेंगे सर, ये क्वेश्चन हमें मिलेंगे अपने इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। उनको हम अगर पढ़ रहे होंगे तो डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चन हम बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। ये सारे ना कुछ टेबल्स के एग्जांपल हैं कि पेट्रोलियम हम कितना यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उसी तरह से कहाँ कहाँ पे हम एक्सपोर्ट करते हैं। ये सारा डेटा आपको लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे का याद करके जाना है ताकि आप अच्छे से आंसर कर पाओ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इंक्लूडेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड। सिंपली पूछा है कि बीओपी के अंदर क्या क्या आता है, ये भी नहीं पूछा करंट कैपिटल, नहीं उसने बस पूछा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आएगा। तो भाई एनआरई डिपॉजिट्स भी आएंगे, ट्रांसफर पेमेंट भी आएंगे, एफडीआई भी आएगा, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विस भी आएगा, और ईसीबीज भी आएंगे, सारे के सारे आएंगे। करंट अकाउंट की और कैपिटल अकाउंट की बात ही नहीं करी, उसने बस ये पूछा है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है। इतना आसान क्वेश्चन है देखो, ठीक है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है सर, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि सारे के सारे आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आते ही हैं। तो दोस्तों आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे हमें जो टॉपिक अंडरस्टैंड करना है वो है कन्वर्टेबिलिटी के बारे में। कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? अरे इंग्लिश का ही वर्ड है कन्वर्ट, है ना। तो यहां पर कन्वर्टेबिलिटी का अर्थ ये है कि क्या आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर एक्सचेंज कर सकते हो, उसको कन्वर्ट करवा सकते हो या नहीं करवा सकते। आप बोलोगे बिल्कुल करा सकते हैं, पर होता पता क्या है, यहां पर कन्वर्टेबिलिटी के अंदर भी थोड़े से बदलाव हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आप किस पर्पस के लिए कन्वर्ट करवा रहे हो। क्या मतलब इस चीज का? मैंने आपको बताया कि एक तो था करंट अकाउंट जहां पर हम बात करते हैं विजिबल इनविजिबल्स की, इस तरह से एक था कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब भारत देश की अगर हम बात करें ना, तो भारत देश में करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी तो कंप्लीट है, पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हमारी यहाँ पे पार्शियल है। आप पूछोगे इसका क्या मतलब, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसका मीनिंग समझ लो। करेंसी कन्वर्टेबिलिटी क्या होगी? इट मींस टू द फ्रीडम, कितनी आसानी से आप कन्वर्ट करवा सकते हो किस चीज को, अपनी डोमेस्टिक करेंसी को इनटू अदर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसीज। आप किसी और करेंसी के साथ आप कैसे कन्वर्ट करा सकते हो, दैट इज करेंसी कन्वर्टेबिलिटी। अगर मैं बात करूं कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी की, इसका मतलब यह है कितनी आसानी से आप कन्वर्ट करा सकते हो डोमेस्टिक करेंसी को, किस पर्पस के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज या गुड्स एंड इनविजिबल्स के पर्पस के लिए। कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या होगा, ताकि आप जो अपना कैपिटल इनफ्लो आउटफ्लो के लिए आप कितनी आसानी से कन्वर्ट करवा सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया मैंने आपको बताया कि भाई भारत के अंदर करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुली कन्वर्टेबल है, मतलब पूरी आजादी है, वेयर एज कैपिटल अकाउंट के अंदर यहाँ पे पार्शियली कन्वर्टेबल है। अब क्या कारण है इस चीज का, क्या कारण है इस चीज का? देखो दरअसल में पता क्या होता है, दरअसल में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे ना ईस्ट एशियन कंट्रीज देखने को मिलती हैं। आप लोगों ने अगर थोड़ा सा आप लोगों की मैपिंग अच्छी होगी या करंट अफेयर्स आप पढ़ते होंगे, तो आप लोगों ने ईस्ट एशियन कंट्रीज की आपने बारे में आप लोग जानते होंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका साउथ कोरिया हो गया, आपका मलेशिया हो गया, आपका थाईलैंड हो गया, आपका इंडोनेशिया हो गया, आपका वियतनाम हो गया। इस तरह कुछ और एग्जांपल्स आपको एशियन कंट्रीज के देखने को मिल जाएंगे। अब 1997 से पहले ना साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर, मतलब ये जो कंट्रीज की बात कर रहा था, यहां पर फुल थी, क्या फुल थी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी इन्होंने फुल्ली कर रखी थी। मतलब आप कैपिटल अकाउंट पर्पसेस के लिए बिल्कुल आराम से आप अपनी डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हो इनटू इंटरनेशनल करेंसीज। चलो ठीक है, पर हुआ पता क्या, जब 1997 के आसपास का समय आया, इनकी जो वहां की कंपनीज थी, जैसे इनकी स्टील कंपनीज हो गया, इनकी जो मेटल कंपनीज हो गया, राइट, इनके ऑटोमोबाइल कंपनीज हो गया, उनके द्वारा कहीं ना कहीं बैंकरप्सी फाइल कर दी गई। ठीक है, दिवालियापन हो गया। ठीक है, जब उन कंपनीज ने इस तरह से दिवालियापन अपना घोषित किया, उससे नुकसान पता क्या हुआ? उससे नुकसान ये हुआ कि जो फॉरेन करेंसी था बहुत जल्दी देश से बाहर भाग गया, फटाफट करके यहां पर इस तरह से फॉरेन करेंसी देश से भागता गया। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करो इन्होंने क्या किया हुआ था, इन्होंने किया हुआ था फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी, एंड उससे कहीं ना कहीं आ जाएगी पूरी की पूरी एक बहुत बड़ी इनस्टेबिलिटी, है कि नहीं, इनस्टेबिलिटी। और इसका कारण क्या था, इन्होंने यहां पे ये चीज कर रखी थी। अब देखो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कुछ फायदे भी हैं, आपके देश में पैसा, इन्वेस्टमेंट और बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत तेजी से आती हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से वो चीजें अलाउ कर रहे हो। पर अगर कोई चीज आ रही है तेजी से ना, तो हो सकता है वो जाए भी तेजी से। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक क्राइसिस आया यहाँ पे, उस वजह से कहीं ना कहीं इन देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, एंड उसका एक कारण था कि इन देशों के अंदर पार्शियल नहीं फुली कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी थी। अब हमने इससे लेसन लिया, एंड हमने बोला यार अभी हम इतने शायद उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम अभी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी फुल कर पाए, तो इसीलिए हमने पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी रखी है। हालांकि जो तारापुर कमेटीज बनी है, ठीक है, तारापुर कमेटी 1, तारापुर कमेटी 2, उनके माध्यम से हमने पाथ पूछा है क्या हमारा रास्ता होना चाहिए कि हम धीरे धीरे करके हम कैपिटल अकाउंट के अंदर फुली कन्वर्टेबल हो पाए। ये डेफिनेटली हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, पर अभी के लिए हमने यहाँ पे यही रास्ता यहाँ पर चुना हुआ है कि हम पार्शियल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कैपिटल में रखेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ये बात हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो चुकी है, कन्वर्टेबिलिटी हमने यहाँ पे समझ ली। एक और एस्पेक्ट हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है। आप लोगों के दिमाग में एक चीज आई होगी कि सर हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ तो लिया, हमने बीओपी यहाँ पे डिस्कस तो कर लिया,
हमने कंपोनेंट्स भी डिस्कस कर लिए, राइट। और आपने ये भी बताया सर कि कैसे हमारा अगर खास करें वस्तुओं की, गुड्स की बात कर रहे थे, वहां पर नेगेटिव होता है ना, ट्रेड डेफिसिट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गुड्स के अंदर। बिल्कुल सही बात है। तो उसको हम फुलफिल कैसे करते हैं? देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, हमारे देश में जैसे खूब अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आती रहती है, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा सरकार के या से आरबीआई के पास आया, ये आरबीआई अपनी एक तिजोरी में रख सकता है। आप लोगों ने सुने होंगे फॉरेक्स रिजर्व्स के बारे में। दरअसल में क्या होता है ना, आरबीआई की एक तिजोरी होती है फॉरेन एक्सचेंज से जो फुलफिल होती है। अभी मैं कंपोनेंट्स के डिस्कस करूंगा। तो अगर कभी ऐसा समय आता है कि हमें काफी सारी चीजें इंपोर्ट करनी है, तो उस केस में आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई इस पर्टिकुलर तिजोरी में से ना जो डॉलर्स है वो निकाल सकता है। मैं अभी आगे और इसको एक्सप्लेन करूंगा जब हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन की। पर पॉइंट मेरा ये हुआ कि जब भी मान लो कि हमारे पास बहुत सारा डॉलर्स आ रहे हैं, तो उसको आरबीआई अपनी तिजोरी में रख सकता है। इसी बेसिस के ऊपर क्या होता है, आप लोगों ने एक एग्जांपल सुना होगा ना कि फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के 700 बिलियन डॉलर से भी बढ़ चुके हैं, है ना। तो ये क्या है, ये हमारे पास खूब फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं। जो 1991 का समय था ना, उस समय के ऊपर यही दिक्कत आई थी कि हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही कम थे। बस 2 हफ्ते के इंपोर्ट करवाने के आसपास के पास के हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व थे। पर हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है, बाकी और चीजों की वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व की जो तिजोरी है ये बढ़ती ही जा रही है। तो होता यही है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस डायरेक्शन में है, कितना मूव कर रहा है, कैसे कैसे चीजें हमारे पास है, उस हिसाब से हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो कम या ज्यादा होते रहते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर समझ गए, आरबीआई के पास एक तिजोरी पड़ी हुई है जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट मतलब डॉलर्स हो सकता है और बाकी और करेंसीज हो सकती हैं आरबीआई के पास पड़ी हुई। इन चीजों को हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी एसेट्स, एफसीए इनको बोला जाता है। ठीक है। अब इस आरबीआई की जो तिजोरी है, इसके अंदर और भी चीजें होती हैं। जैसे इसके अंदर आपको गोल्ड देखने को मिल जाएगा, इसके अंदर आपको एसडीआर और आरटीपी देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो गोल्ड तो आप समझते हो सोना पड़ा हुआ है। एक्चुअली पता क्या होता है, जैसे 1991 का क्राइसिस आया था, 1991 का क्राइसिस आया था, तब भी हम लोग कहाँ गए थे, हम आईएमएफ के पास गए थे, है ना। वर्ल्ड बैंक भी था मदद करने वाला, पर आईएमएफ ने हमारी मेजर हेल्प करी। और आईएमएफ के पास हमने क्या रखा, हमने सोना गिरवी रखा था, तब जाके हमें यहाँ पे डॉलर्स मिल पाए थे। बाकी और हमने रिफॉर्म्स करे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हमने करे इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, जिसके माध्यम से हम वहां से उभर पाए। तो होता दरअसल में पता क्या है, ये दोनों तो समझ आ गए होंगे आपको, फॉरेन करेंसी एसेट्स भी और आपका गोल्ड भी। अब पॉइंट पता क्या रहता है, पॉइंट दोस्तों ये रहता है कि जब हम बात करते हैं ना आईएमएफ की, तो देखो यार आईएमएफ का आपको मेंबर बनना है एक, ठीक है। अब मेंबर बनने के लिए जैसे एक मेंबरशिप फीस होती है, बिल्कुल, तो सिमिलर तरह से फीस यहां पर भी आपको देनी पड़ती है। फीस कह लो, आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप कोटा कंट्रीब्यूशन कह सकते हो कि कितना कोटा यहाँ पे इनको देना पड़ता है, एक पैसा कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। ठीक है। अब ये कितना पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, ये डिपेंड करता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, कितनी ओपन है वो पर्टिकुलर जो अर्थव्यवस्था है, कितना फ्रीली बाकी और देश उस पर्टिकुलर करेंसी को यूज करते हैं, उसके बेसिस के ऊपर। ठीक है। तो ये जो पैसा ये कंट्रीब्यूट करते हैं, दरअसल में यही कोटा ना इन दी एंड उनकी वोटिंग पावर भी दिखाता है। जिसका कोटा जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ही ज्यादा वोटिंग पावर, जैसे यूएसए हो गया, कुछ वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है, उनकी वोटिंग पावर अच्छी खासी है। तो होता दरअसल में ये है कि जो कोटा होता है, ये कोटा पे करना है, एक तरह से कोटा कंट्रीब्यूशन है। तो यहां पर कुछ पैसा तो डोमेस्टिक करेंसी की फॉर्म में दिया जाता है, जैसे इंडिया है तो इंडिया कुछ रुपीस की फॉर्म में यहाँ पे करेगा। प्लस एट द सेम टाइम ये कोटा के लिए यहाँ पर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। तो ऐसा समझ लो कि ये एक आर्टिफिशियल करेंसी है, हालांकि ये करेंसी है नहीं, बट समझने के लिए इसको आप करेंसी मान सकते हो। आपको एग्जाम में अगर पूछेगा क्या एक करेंसी है, आपको बोलेगा नहीं, ये एक आईएमएफ का एक तरह से एक रिजर्व एसेट आप इसको कह सकते हो। ठीक है। तो यहां पर इस तरह से एसडीआर हो जाता है। सही बात है। अब आप पूछोगे सर एसडीआर की वैल्यू क्या है, समझ दोगे कि यहां पर एक आईएमएफ एक यूनिट ऑफ अकाउंट है, आईएमएफ का एक यूनिट ऑफ अकाउंट आप इसको कह सकते हो, आईएमएफ का है। ठीक है। पर यहां पर एसडीआर की वैल्यू तय कैसे की जाती है, व्हाट एग्जैक्टली इज द वैल्यू ऑफ एसडीआर। देखो एसडीआर की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ना, यहां पर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट हमें करेंसीज देखने को मिलती हैं। आप पूछोगे कौन सी करेंसी, कौन सी करेंसी, ऐसी 5 करेंसी जिनको काफी एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है ट्रेड पर्पस के लिए, वो 5 करेंसी, जैसे एक होता है आपका यूएस डॉलर। ठीक है। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाते हैं क्या, इसके अलावा आपको यूरो देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा चाइनीज जो रेनमिन भी है, जिसको आप युआन भी कह सकते हो, आपका जापानीज येन हो गया, एंड लास्टली आपका जो ब्रिटिश पाउंड होता है।
इनके हिसाब से जो आपकी एसडीआर की वैल्यू है वो ऊपर नीचे होती रहती है बेस्ड ऑन दिस 5 करेंसीज। अब आप पूछोगे क्या रुपी नहीं है इसमें? अभी के समय यहाँ पे रुपी नहीं है, अभी के समय यही 5 करेंसीज है। एंड इनकी इंपॉर्टेंस भी आपको ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंस भी आपकी इसी तरह से है, यानी कि एक्चुअली में पता क्या है, देखो ज्यादातर चीजें डॉलर के अंदर होती हैं तो डॉलर की ज्यादा इंपॉर्टेंस है, यूरो की कम, चाइनीज की और कम, जापानीज की और कम, ब्रिटिश पाउंड की और कम। इस तरह से एसडीआर के अंदर इनकी अलग अलग परसेंटेज देखने को मिलती है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी ज्यादा वेटेज, जो कम इंपॉर्टेंट है उसकी कम वेटेज। तो ये 5 करेंसीज के बेसिस के ऊपर एसडीआर की वैल्यू यहाँ पे बदलती रहती है। तो क्या है, जैसे पेमेंट हो रही है ना, तो उस पेमेंट का ही एक हिस्सा है आपका एसडीआर, एक तरह से आपका आईएमएफ का आपको यूनिट ऑफ अकाउंट देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको बात पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू आपका एसडीआर। चलो ठीक है सर, ये बात क्लियर हुई, एसडीआर समझ आ गया, गोल्ड समझ आ गया था, फॉरेन करेंसी एसेट समझ आ गए, राइट। बेसिकली राइट्स बेस्ड ऑन करेंसी अ नेशन हैज कंट्रीब्यूटेड टू आईएमएफ कोटा, उसके हिसाब से आपको वोटिंग पावर मिलती है ना, तो राइट्स आपके पास हो गए। एक चीज यहाँ पे आती है रिजर्व ट्रांसमिशन, आरटीपी के नाम से हम जानते हैं, थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं दोस्तों। जो आरटीपी है ना, ये भी, इसका भी लिंकेज किसके साथ है? इसका भी लिंकेज दरअसल में आपके आईएमएफ के साथ ही है। आप पूछोगे कैसे, आईएमएफ के साथ इसका कैसे लिंकेज है? देखो यार, कई बार पता क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कुछ एक वैल्यू थी, कुछ एक किसी एक कंट्री का कुछ एक कोटा था, ठीक है। अब यार इस कोटा में से किसी को जरूरत पड़ेगी, मतलब हमारे देश को जरूरत पड़ेगी, तो पता क्या होता है, इस कोटा का कुछ हिस्सा, मतलब अप्रोक्सीमेटली 25% होता है, ये 25% हिस्सा ना आप इस कोटे का इस्तेमाल कर सकते हो बिना किसी फीस के, विदाउट एनी फीस आप इस कोटे का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कुछ सिचुएशन ऐसी खराब आ चुकी है जब आपके पास बिल्कुल डॉलर्स ही नहीं है और आपको डॉलर्स चाहिए, तो उस केस में ना सबसे पहला आप किसको इस्तेमाल करोगे? सबसे पहला इस वाले को इस्तेमाल करोगे, 25% को, क्योंकि ये 25% क्या है, बिना फीस के है, और बाकी 75% के ऊपर आपको थोड़ा फीस लगेगी। तो सबसे पहले आप किसको इस्तेमाल करोगे? सबसे पहले आप इसको इस्तेमाल करोगे, राइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम आरटीपी, रिजर्व ट्रांसफर पोजीशन, यानी कि ये ऐसी चीज है जो कहीं ना कहीं बिना किसी फीस के एक्सेसिबल है, राइट। तो ये आरटीपी है। इसके बाद में अगर ये भी इस्तेमाल हो जाता है तो फिर आप ना कहीं एक तरह से उधार ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांच, ठीक है। तो ये भी एक आईएमएफ का ही आपको इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल जाएगा। तो दरअसल में होता क्या है कि आपकी जो फॉरेन करेंसी, सॉरी फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं ना, उनमें ये सारे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एसडीआर, आरटीपी, गोल्ड और फॉरेन करेंसी एसेट्स, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें आपका एफसीए ही है, फॉरेन करेंसी एसेट ही आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। देखो इसके बारे में जो यूपीएससी ने सवाल पूछे हुए ना, बहुत ही ज्यादा आसान सवाल पूछे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा करवा भी देता हूं, जैसे ये देखो, यहां पर यूपीएससी ने सवाल पूछा हुआ है कि अगर हम बात करें भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, बताओ। अभी हमने डिस्कस किया, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल फ्री के क्वेश्चन हैं, इनको तो हम कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। तो इसका दोस्तों जो आंसर आएगा, आप नोटिस करोगे फॉरेन करेंसी एसेट्स तो बिल्कुल होते हैं, पर ये लोन वोल वाली जहां पे बात है ना वो गलत है, जहां पे लोन वाली बात होगी वो गलत कह दी है। यहाँ पे फॉरेन करेंसी एसेट्स हो गया, फिर आपके गोल्ड होल्डिंग्स हो गया, आपका एसडीआर हो गया और आरटीपी हो गया। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट रहेगा, आरटीपी भी ऐड होगा, ठीक है। बाकी ये लोन वगैरह वाली चीजें नहीं होती, तो इसलिए बाकी गलत हो जाएंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, रिजर्व ट्रांच किस चीज को रेफर करता है? बहुत आसान क्वेश्चन, क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, क्रेडिट सिस्टम, जो कि आईएमएफ ग्रांट करता है अपने मेंबर्स को। कितना आसान क्वेश्चन था, डब्ल्यूटीओ का कोई लेना देना नहीं है, बाकी और चीजों का कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल आसानी से सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे यूपीएससी ने हमसे पूछा था कि मान लो कोई ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, जैसे 2007-8 में आया था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, अगर उस तरह का क्राइसिस आ गया कोई फ्यूचर में, ठीक है, तो कौन सी ऐसी पॉलिसीज होंगी जो हमें इम्यूनिटी देंगी? इम्यूनिटी मतलब किसको देंगे? इंडिया को। इम्यूनिटी मतलब हम बचे रहे, मतलब दुनिया में क्राइसिस आ चुका है, दुनिया में हालत खराब हो चुकी है, ऐसी कौन सी पॉलिसी हो सकती है जो भारत को थोड़ा इस क्राइसिस से बचा के रखे? देखो यार, दुनिया में कोई भी चीज होती है तो भारत को इंपैक्ट तो आएगा ही आएगा, सही बात है। पर अगर थोड़ा भारत बाकियों से अलग होगा ना, बाकी पूरी दुनिया से थोड़ा सा अलग होगा, अलग मतलब थोड़ा सा उतना कनेक्टिविटी नहीं होगी, उतना कनेक्टेड नहीं होगा, तो हम बचे रहेंगे उस केस के अंदर। तो हमें वो ऑप्शन देखने हैं जहां पर
कनेक्टिविटी जो है, कनेक्टिविटी इन व्हाट सेंस कि ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कनेक्टिविटी थोड़ी सी कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हम लोग शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, मतलब बाहर से कितना पैसा आ रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि बाहर के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बाहर के पैसे के डिपेंडेंट नहीं है, तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा कि बाहर में क्या चल रहा है। डू यू गेट माई पॉइंट? फर्क तो हमें तब पड़ेगा जब हम बाहर से पैसा मंगाते होते एंड बाहर में कोई दिक्कत आ जाती, पर यहां तो कोई दिक्कत है ही नहीं, मतलब क्योंकि हम बाहर से मंगा ही नहीं रहे। तो अगर हम डिपेंडेंट नहीं है शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरिंग्स के ऊपर, तो हमें एक क्या मिलेगी सर, हमें एक इम्यूनिटी मिलेगी, हम बाकी चीजों से थोड़ा सा बचे रहेंगे। दूसरा कह रहा है कि अगर हम और फॉरेन बैंक्स को ओपन अप कर दें, मतलब ओपनिंग अप टू मोर फॉरेन बैंक्स, अगर फॉरेन बैंक्स हमारे साथ आराम से कर पा रहे हैं चीजें, उस केस की बात हो रही है। अब देखो यार, अगर हम फॉरेन बैंक्स के रिगार्डिंग और ओपन अप हो जाएंगे, उनके साथ बहुत सारी हमारी ट्रांजेक्शन हो रही हैं, तो इससे क्या हम उनसे दूर हैं या उनके पास हैं? आप बोलोगे बहुत पास हो, पर हमें अगर इम्यूनिटी चाहिए और दुनिया भर में क्राइसिस आया हुआ है, तो हमें तो उनसे दूर होना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये वाली बात तो सर गलत हो जाएगी, इससे तो हमें इम्यूनिटी नहीं बल्कि हम और वल्नरेबल हो जाएंगे। क्लियर बात? और आखिरी जो बात कह रहा है कि यहां पर अगर हमने मान लो फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी मेंटेन करी, मैंने आपको बताया था 97 और 98 का ईस्ट एशियन क्राइसिस, वहां पे हमने डिस्कस भी किया था कि वहां पे दिक्कत क्या आई थी। दिक्कत यही आई थी कि वहां पर फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी थी, जिस वजह से क्या होता था, जो पैसा है बहुत तेजी से देश के बाहर जाता था। देखा था हमने क्राइसिस हो, बिल्कुल। तो अगर हमने भी इस तरह से इसको फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कर दी और दुनिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया हुआ है, उसका बुरा प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? क्या हमारे ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल। तो इम्यूनिटी तो नहीं मिल रही, तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। तो सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था अगर लॉजिकली इसको सोच पाते हैं तो। ठीक है, ये तो सिंपल सी चीजें हैं कि भारत का अगर हम बात करें पब्लिक डेट की, ठीक है, तो हमारा डेट जो है वो थोड़ा करेंसी रिस्क उसका लो है, क्योंकि हम ना ज्यादातर जो लोन लेते हैं वो विद इन द कंट्री लेते हैं। हमारा फॉरेन करेंसी में जो लोन है वो कम है, एंड साथ ही साथ हमारा जो लोन है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म ज्यादा है एंड शॉर्ट टर्म कम है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छी बात है। बाकी इसके अलावा हमें ना अब थोड़ा सिस्टम समझना होगा, एक्सचेंज रेट वाला सिस्टम समझना होगा। एक्चुअली पता क्या होता है, हमारे एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स भी हो सकता है, हमारा फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल भी हो सकता है। क्या मतलब इस चीज का? इस चीज का अर्थ बहुत ही सिंपल सा है। अगर मान लो मैंने फिक्स रख दिया, फिक्स क्या रख दिया, अगर मैंने ये बोल दिया कि $1 इक्वल टू 80, अगर मैंने ये सिस्टम फिक्स कर दिया कि भाई ये सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही कैसे रह सकता है? देखो होता पता क्या है, जब ऐसे ही आपका सिस्टम रहता है ना, वहां पर आपका या तो गवर्नमेंट हो गया, ये आरबीआई, वो बहुत ही एक्सटेंसिव लेवल के ऊपर इंटरवीन करता है। हमारे देश में भी सिस्टम होता था, पर समय के साथ हमें पता लगा कि इसमें सही चीजें नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इसमें दिक्कतें आती हैं। मेंटेन करना अपने आप में बड़ी दिक्कत हो जाती है इस चीज को मेंटेन करना, क्योंकि कैसे मेंटेन करोगे? हमारे पास उतने रिजर्व होने चाहिए अच्छे खासे, तभी हम मेंटेन कर पाएंगे। तो जब आपने इस तरह से इस चीज को मेंटेन कर रखा है विद द स्पेसिफिक इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक, वो हमारा सिस्टम कहता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि इसमें फिक्स है ये वैल्यू। वेयर एस अगर डिमांड एंड सप्लाई इसके हिसाब से वैल्यू ऊपर नीचे जाए, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। आप पूछोगे डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर कैसे? देखो जैसे अभी हो रहा है, आप नोटिस करते हो कई बार रुपया नीचे गिर रहा है, कई बार रुपया अप्रिशिएट कर रहा है, हालांकि पिछले कुछ समय तो रुपया नीचे गिर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फ्लेक्सिबल। क्यों? क्योंकि जिस चीज की डिमांड ज्यादा होती है कहीं ना कहीं वो अप्रिशिएट कर जाता है। तो सेम चीज यहां पर भी हमें देखने को मिलती है इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलो ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट आपको और अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि लेट से अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि आज के समय $1 इक्वल टू 80 रुपीज है, ठीक है, और अगर एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पर $1 इक्वल टू 100 रुपीज बन जाए, ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाए जहां पर ये $1 इक्वल टू 60 रुपीज बन जाए, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या होता है, हमें यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। दरअसल में ना अगर $1 इक्वल टू 80 था एंड अब बन गया है $1 इक्वल टू 100 रुपीज, दरअसल में इस चीज को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कह सकते हो आप इसको, या अगर हिंदी में आपको बोलना है तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जो हमारा रुपया है ना, रुपी,
वो कमजोर हुआ है। ठीक है। और इस केस में अगर $1 = 80 पहले था और अब $1 = 60 बन चुका है, इसको हम बोलते हैं रुपी ने, मतलब रुपी एप्रिशिएट हुआ है। यहाँ पे वर्ड लिख लो रुपी। ये डेप्रिशिएशन किसकी बात कर रहा हूँ? रुपी की बात कर रहा हूँ। और यहां पर मैं बात करूंगा कि जो हमारा रुपी है वो एप्रिशिएट किया है, राइट। या फिर आप यहां पर ये कह सकते हो कि जो रुपया है वो मजबूत हुआ है। समझे? आप पूछोगे कैसे कह रहे हो सर ये आप? देखो पहले समझो इस बात को, अंडरस्टैंड करना। पहले क्या हो रहा था? पहले $1 को खरीदने के लिए ना मुझे लग रहे थे 80 रुपए। मुझे 80 रुपए देने पड़ रहे थे $1 को खरीदने के लिए। अभी अगर मैं देखूं तो $1 को खरीदने के लिए मुझे 60 रुपए देने पड़ रहे हैं, बस 60। पहले बहुत ज्यादा देना पड़ रहा था, अब कम देना पड़ रहा है। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि भाई रुपया अब मजबूत हो चुका है। वेर पहले अगर $1 को देने के लिए, मतलब लेने के लिए आपको 80 रुपए देने पड़ते थे, एंड अब आपको 100 रुपए देने पड़ रहे हैं। इसका मतलब यह कि आपको ज्यादा रुपए देने पड़ रहे हैं सेम चीज को परचेज करने के लिए। तो रुपया यहाँ पे कमजोर हो चुका है, एंड उसी को हम यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल करेंगे रुपये का रुपये का डेप्रिसिएशन होना। समझे? तो ये ध्यान में रखिएगा, एप्रिशिएशन का मतलब रुपया मजबूत हो रहा है, डेप्रिशिएशन का मतलब यहाँ पे रुपया कमजोर हो रहा है। सही बात है। अब देखो यार, ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं ना, डेप्रिशिएट, जैसे मैंने बोला कि रुपया कमजोर हुआ, या फिर मैंने बोला एप्रिशिएट मतलब रुपया मजबूत हुआ। ये शब्द हम कहां पे इस्तेमाल करेंगे? ये शब्द हम इस्तेमाल करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। किसके अंदर? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर। मतलब जहां पर जो चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, दे आर बेस्ड ऑन व्हाट? दे आर बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं, वो बनेगा हमारा पार्ट किसका? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का। एंड वहां पर जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे वो होंगे हमारे डेप्रिशिएशन और एप्रिसिएशन। उसी तरह से अगर मैं आपको वर्ड बोल रहा हूं डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन, ये हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं कहां पर? ये हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर। जो कौन कंट्रोल करता है? जो कंट्रोल किए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक के द्वारा। अभी हम क्या फॉलो करते हैं? देखो हम एग्जैक्टली फ्लेक्सिबल में नहीं बोल सकते, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट हम कहीं ना कहीं इसकी तरफ ज्यादा झुकाव है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा अभी, डोंट वरी। है दोनों का मतलब सेम ही, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन का मतलब सेम है कि रुपया कमजोर हो रहा है। अगर तो अपने आप हो रहा है, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से हो रहा है, उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। अगर सरकार कर रही है या आरबीआई कर रहा है या सेंट्रल बैंक कर रहा है, वो होगा डीवैल्यूएशन। एप्रिसिएशन का मतलब रुपया मजबूत हो रहा है, अपने आप मजबूत हो रहा है, तो वर्ड इस्तेमाल होगा एप्रिसिएशन। अगर सरकार की इंटरवेंशन की वजह से या आरबीआई या सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन की वजह से हो रहा है, तो वर्ड इस्तेमाल करेंगे रीवैल्यूएशन। समझ गए? ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बोल रहा था कि यार इंडिया क्या फॉलो कर रहा है। देखो एक्चुअल में ना इंडिया की अगर हम बात करें, हम डेफिनेटली फ्लेक्सिबल कर रहे हैं फॉलो। पर पता क्या होता है, फ्लेक्सिबल के ना कुछ फायदे नुकसान हो सकते हैं। मतलब आप नोटिस करो यार कि अगर पूरी तरह से फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो कभी रुपया अचानक से नीचे, कभी रुपया अचानक से ऊपर, ऐसे बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। एंड जब इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है, उसका नुकसान हमारे जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर होता है उसके ऊपर आएगा। नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर आ सकता है, बिल्कुल। तो हम ना यहाँ पर एक सिस्टम फॉलो करते हैं जिसका नाम है मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग मतलब क्या है? मैनेज्ड फ्लोटिंग का मतलब ये है कि हम ना इंटरवीन नहीं करेंगे। कब तक इंटरवीन नहीं करेंगे? जब तक इंटरवीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब इस चीज का? देखो यार, $1 मान लो 80 रुपीज चल रहा है, ठीक है। हम चलने देंगे अपने आप कि भाई आप डिमांड सप्लाई के हिसाब से ऊपर नीचे हो। पर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि रुपया जो है वो $1.75 से भी ऊपर चला जाए, या फिर हम ये भी नहीं चाहेंगे कि $1 = 85 के बियॉन्ड चला जाए। समझ रहे हो? तो हम डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कर रहे हैं ऑपरेट, पर हमें एक रेंज के अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये रेंज के बाहर गया तो बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। तो इसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, या इनफैक्ट कई बार इसको वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाता है, दैट इज डर्टी फ्लोटिंग। एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी, सर हम कर कैसे रहे हैं मैनेज ये? आप कह तो रहे हो कि आरबीआई मैनेज कर लेगा, कैसे मैनेज कर लेगा? देखो अंडरस्टैंड करो, क्या मैंने आपको बताया कि आरबीआई की एक तिजोरी है? अभी बता के हटाऊं, आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व्स पड़े हुए हैं।
व्हाट इज फॉरेक्स रिजर्व? आपके पास तो डॉलर पड़े हुए हैं और अलग अलग करेंसीज पड़ी हुई हैं। अगर मान लो डॉलर क्या हो रहा है, डॉलर अगर कमजोर हो रहा है, जैसे मान लो कहां पे हो रहा है, डॉलर कमजोर यहां पे हो रहा है, डॉलर अगर कमजोर हो रहा है एंड रुपया मजबूत हो रहा है, तो क्या कुछ आरबीआई कर सकता है? सोच के बताओ। आप बोलोगे बिल्कुल, डॉलर कमजोर हो रहा था, आरबीआई मजबूत हो रहा था, तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई उस केस के अंदर ना डॉलर का मजबूती प्रोवाइड कर सकता है। कैसे प्रोवाइड कर सकता है? आरबीआई ऐसा कर सकता है कि लेट से जैसे रुपए की ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, डॉलर की डिमांड कम है, अगर आरबीआई ने कुछ डॉलर खरीद लिए मार्केट से, तो अब क्या होगा? डॉलर मार्केट में कम हो जाएंगे। डॉलर मार्केट में कम हो जाएंगे तो डॉलर की जो एक तरह से डिमांड कम थी वो कहीं ना कहीं प्रॉपर स्टेबलाइज कर जाएगी। समझ रहे हो? इसका उल्टा भी कई बार हो सकता है कि मान लो हमारा रुपया नीचे गिरे जा रहा है, नीचे गिरा जा रहा है, बहुत बार ऐसा होता है कि रुपया बहुत नीचे गिर गया, जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब ये क्यों हो रहा है? डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है या रुपया बहुत ही कमजोर हो रखा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारी तिजोरी के अंदर कुछ डॉलर्स पड़े हुए हैं, आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व पड़े हुए हैं, आरबीआई क्या कर सकता है? अपनी तिजोरी से ना कुछ डॉलर मार्केट में डाल देगा, कुछ डॉलर्स मार्केट में डाल देगा। अब डॉलर्स बहुत सारे चले गए मार्केट के अंदर आरबीआई की तिजोरी से निकलकर। अब जो डॉलर्स की बहुत ज्यादा बढ़ी हुई डिमांड थी ना, उसके लिए अब एडुकेट अमाउंट के अंदर सप्लाई भी डॉलर्स की आ चुकी है। जब डिमांड ज्यादा थी और सप्लाई भी हमने कर दी, अब यहां पर डॉलर की जो बढ़ी हुई डिमांड थी वो मीट हो चुकी है। आप ऐसा कर सकते हो, फिर डॉलर टू रुपी रेशियो जो है वो स्टेबलाइज कर जाएगा। यानी कि आरबीआई के पास जो तिजोरी पड़ी हुई है ना, जो फॉरेक्स रिजर्व का इतना बड़ा कलेक्शन पड़ा हुआ है, उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं किस चीज के अंदर? डॉलर और रुपी के बीच में जो एक्सचेंज रेट है उसको मेंटेन करने के अंदर। बात क्लियर हुई? ठीक है। अब एक सवाल आपके दिमाग में और आएगा, सर ये डेप्रिसिएशन हो गया, एप्रिसिएशन हो गया, इसका कुछ फायदा नुकसान है किसी को? हाँ बिल्कुल है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज को। देखो यार, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, मान लेते हैं कि पहले ना $1 इक्वल टू 50 रुपीज था। ठीक है, ये पहले की बात है। चलो ठीक है, अब कोई एक पर्सन है, लेट्स से मैं ही हूं। ठीक है, मान लो मैं इंडिया में कोई चीज बना रहा हूं, मान लो मैं जूते बना रहा हूं इंडिया में बैठ के, दिल्ली में बैठ के मैं जूते बना रहा हूं, बढ़िया है। और ये मैं जूते इंडिया में बना के यूएस से भेज दे रहा हूँ। ठीक है, इंडिया में मैंने बढ़िया से जूते बनाए एंड यूएस से भेज दिए। मुझे एक चीज बताओ, और मैंने कहा उस टाइम के ऊपर क्या था, उस टाइम एक्सचेंज रेट कितनी थी? $1 इक्वल टू 50 रुपीज। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब होता पता क्या है, मेरा जो जूता होता है ना, वो कितने का है? वो 100 रुपीज का है। ठीक है, मैं 100 रुपए का जूता बनाता हूँ यहाँ पे भारत के अंदर, फिर उसको यूएस से भेज देता हूँ। बढ़िया है। तो आप मुझे ये बता सकते हो कि मेरा जूता यूएसए के अंदर कितने का बिकेगा? आप बोलोगे सर $1 50 है एंड आपका जूता 100 रुपए का है, तो यूएसए की मार्केट के अंदर ये जूता हो जाएगा $2 का। अग्री करते हो? अगर $1 50 है तो 100 रुपीज का मेरा जूता है तो $2 का बिकेगा। बिल्कुल सही बात है। अब मान लो क्या हुआ, कुछ समय के बाद ये एक्सचेंज रेट बदल गई, लेट से $1 हो गया 100 रुपीज का। क्या हुआ? ये यहां से यहां तक क्या हुआ सर? रुपया कमजोर हो गया है, रुपया हमारा डेप्रीशिएट कर गया है, रुपया कमजोर हो गया है, रुपया डेप्रिशिएट कर गया है। जब रुपया कमजोर हो गया, रुपया डेप्रिशिएट हो गया, अब मुझे बताओ, मेरा जूता तो भाई 100 रुपए का ही बन रहा है, मतलब दिल्ली में बना रहा हूँ 100 रुपए का, बात खत्म। बाकी मुझे थोड़ी पता लग रहा है कि क्या चल रहा है वहां पे। अब मैंने जूता 100 रुपए का फिर से बनाया। अब बताओ मुझे जूता जो है अब कितने रुपए का बिकेगा यूएस मार्केट के अंदर? अब आप बोलोगे सर 100 रुपए का जूता है एंड $1 100 रुपीज के इक्विवेलेंट है। अब आपका जूता $1 का बिकेगा यूएस मार्केट के अंदर। देखो, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ना मैंने प्रोडक्शन कॉस्ट चेंज करी, सब कुछ सेम है। बस हुआ क्या? एक्सचेंज रेट बदल गई। रेदर आई शुड से रुपया कमजोर हो गया, रुपया डेप्रिशिएट कर गया, $1 50 से $1 100 चला गया। उस वजह से पता क्या हुआ? यूएस मार्केट के अंदर जो पहले मेरा जूता $2 का बिक रहा था, अब वो सिर्फ और सिर्फ $1 का बिकेगा। चलो बढ़िया है। जब ऐसा केस हुआ तो क्या हुआ? यूएस की मार्केट के अंदर मेरा जो जूता था वो सस्ता हो गया। और जब लोगों को पता लगेगा कि भाई इंडिया में कोई बंदा है बहुत बढ़िया जूते बना रहा है एंड उसका जूता भी काफी सस्ता मिल रहा है मार्केट के अंदर, तो लोग क्या करेंगे? लोग मेरे जूते को खूब खरीदेंगे, खूब मेरे जूते को वहां पे खरीदा जाएगा। तो क्या फायदा हुआ मुझे? एक्चुअल में क्या होता है ना, इसका अर्थ यही हुआ कि यहां पर रुपया डेप्रिशिएट हुआ था, रुपया कमजोर हुआ था एंड रुपया कमजोर होने की वजह से मैं कौन हुआ? मैं हुआ एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर को खूब फायदा, एक्सपोर्टर को बेनिफिट हुआ।
ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे प्रोडक्ट बाहर दूसरे देश में ज्यादा बिकने लग गए, तो रुपए के डेप्रिसिएशन का क्या होता है, एक्सपोर्टर को यहाँ पे फायदा होता है। ठीक है, क्या इसका उल्टा सिनेरियो भी सोच सकते हो? क्या मतलब, अगर मान लो रुपया एप्रिशिएट हो गया, अगर मान लो मैंने ये बोल दिया कि भाई रुपया हो चुका है $1 इक्वल टू 25 रुपीज, अब क्या होगा सर? सर अब तो मेरा जूता जो है ना वो $4 का बिकेगा, और $4 बहुत ही महंगा हो गया, बहुत ही महंगा हो गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या दिखा रहा है, रुपए का जो एप्रिसिएशन होता है, रुपया अगर मजबूत हो रहा ना ज्यादा ही, तो उससे कहीं ना कहीं हमारे जो एक्सपोर्टर होता है उसको नुकसान होता है, दे लूज। क्लियर हुई? क्लियर हुई बात? आप लोगों ने कई बार ना चाइना का एग्जांपल सुना होगा कि चाइना ना जानबूझ के कई बार पता क्या करता है, चाइना जानबूझ कर अपनी करेंसी को कई बार गिरा देता है। गिरा देता मतलब डेप्रिशिएट या डी वैल्यू कर देता है, डी वैल्यू वर्ड वुड बी राइट, क्योंकि वो जानबूझ के कर रहा है ना। तो अगर मान लो चाइना जानबूझकर अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर रहा है, पता क्यों कर रहा होगा? क्योंकि उसको पता है जब डोमेस्टिक करेंसी डी वैल्यू करती है उससे कहीं ना कहीं एक्सपोर्टर को फायदा होता है। क्लियर हुई है बात? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब उसी तरह से हम ये इमेजिन कर सकते हैं सेम चीज हमारे इंपोर्टर वाली साइड के लिए। मान लो जैसे मैं हूं, ठीक है ना, मैं किसी दूसरे देश से क्या मंगा रहा हूं, XYZ कंट्री है, ये सामने वाली देश है, यहां से ना मैं क्रूड ऑयल मंगा रहा हूं, मैं कच्चा तेल मंगा रहा हूं। ठीक है, आप कच्चा तेल मंगा रहे थे, ठीक है, और एक कच्चा तेल कितने का था, मान लो पहले $1 का था। अब डॉलर में ही कच्चा तेल मंगा रहे हैं ना, तो पहले भी $1 का है, अभी भी $1 का है। फर्क पता क्या हो सकता है? फर्क ये हो सकता है कि पहले $1 का प्राइस था 100 रुपीज, मतलब 100 रुपीज की किलो था, और अब मान लो ये $1 हो गया आपका, लेट से 200 रुपए का। तो मुझे एक चीज बताओ, यहां से यहां तक क्या हुआ? पहली बात तो ये है कि हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट करा है। क्या इस बात से सहमत हो? हाँ बिल्कुल, रुपया तो कमजोर ही हुआ है। तो पहले अगर मुझे कच्चा तेल खरीदने के लिए टोटल $100 देने पड़ते थे, अब मुझे कितने देने पड़ेंगे? अब मुझे $200 देने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ मैं कौन हूं? मैं हूं सर इंपोर्टर। तो हुआ क्या, जब जब रुपया कमजोर हुआ, यानी कि जब रुपया डेप्रिशिएट करा, रुपए डेप्रिशिएट करने से मुझे क्या हुआ, मुझे मतलब इंपोर्टर को क्या हुआ, इंपोर्टर को नुकसान हुआ, क्योंकि अब मेरे लिए चीजें महंगी हो चुकी हैं रुपए के कमजोर होने के। इसी तरह से अगर मान लो मैं ये बोलता हूं रुपया मजबूत हुआ है, रुपया एप्रिशिएट हुआ है, तो भाई अगर मान लो $1 इक्वल टू 20, सॉरी $1 इक्वल टू 50 हो जाता है यहां से यहां, ये क्या है, रुपए का एप्रिशिएट होना। अब क्या होगा, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ, मुझे सिर्फ और सिर्फ $50 करने पड़ेंगे, तो यानी कि रुपए के मजबूत होने का इंपोर्टर को फायदा होता है, बेनिफिट। ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि रुपया कमजोर होगा तो आपके एक्सपोर्टर को फायदा और इंपोर्टर को नुकसान, रुपया मजबूत होगा तो एक्सपोर्टर को नुकसान और इंपोर्टर को फायदा। ये चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी भी हुई हैं। ठीक है, कि किस तरह से क्या क्या चीजें होने के ऊपर क्या इंपैक्ट आता है। एक और चीज अंडरस्टैंड करो, रुपया कमजोर होना मतलब जो आपका डॉलर है वो मजबूत हो गया है ना, वाइस वर्सा आप इसको सोच सकते हो ना, क्योंकि दो करेंसी को हम यहाँ पे जब कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर एक कमजोर हुआ तो मतलब सामने वाला कहीं ना कहीं हमें मजबूत देखने को मिल जाता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कल को ध्यान से पढ़ना कि वो रुपए की बात कर रहा है या डॉलर की बात कर रहा है, उस हिसाब से आपका जो आंसर होगा ना वो कहीं ना कहीं यहाँ पे चेंज हो जाएगा। राइट, तो ये देख लो, रुपया कमजोर हुआ मतलब हमारा करेंसी डेप्रिशिएट हुई है, उससे कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट सस्ते हुए हैं और भारत का एक्सपोर्टर खुशी हो गया है। तो सेम चीज यहाँ पे डॉलर के स्ट्रांग होने के साथ भी होती है, क्योंकि एक ही बात है, एक ही बात है। क्लियर हुई है बात? चलो, ये बात भी सर हमें अंडरस्टैंड हो चुकी है, तो ये भी हमने पॉइंट समझ लिया है। बाकी फिक्स्ड एक्सचेंज और फ्लोटिंग एक्सचेंज भी हमने समझ लिया, एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन भी समझ लिया, आपने मैनेज्ड और डर्टी फ्लोट भी समझ लिया कि कब हम यहाँ पे इंटरवीन कर पाएंगे। उस तरह से ना एक दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू आपका इंपोर्ट कवर। इंपोर्ट कवर का अर्थ क्या होता है? इंपोर्ट कवर का मीनिंग होता है कि आपके पास कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कितने महीने का इंपोर्ट करवा पाओगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मेरे पास ना क्या है, मान लो मेरे पास $100 पड़ा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, ठीक है, और मैं हर महीने लेट से $25 का क्या करता हूं, इंपोर्ट करवाता हूं, बाहर से सामान मंगाता हूं, कितने का?
$25 का सामान मैं हर महीने मंगाता हूँ और मेरे पास रिजर्व्स कितने हैं, $100। तो मुझे बताओ कि मैं कितने महीनों के लिए यहाँ पे कवर कर सकता हूँ, मेरे पास कितने महीने का फॉरेक्स रिजर्व्स है इन इंपोर्ट को कवर करने के लिए। द आंसर विल बी 4 मंथ्स, है ना। $25 हर महीने लगते हैं, तो 4 महीने के लिए मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं। इसी चीज को बोलते हैं हम इंपोर्ट कवर। अब याद करो 1991 का बीओपी क्राइसिस, वहां पे दिक्कत यही आई थी, हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो केवल और केवल 15 दिन के आसपास के रह गए थे। आज के समय तो 1 साल के आसपास के हैं, है ना। $700 बिलियन को भी हमने क्रॉस कर दिया है, पर उस समय सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के थे। तो यानी कि उस समय इस वजह से क्राइसिस हमें देखने को मिलता है। आज के समय तो हमारे पास खूब फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, हाँ जी। एक और हमें कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नीर और रीर। किस चीज का कॉन्सेप्ट है, हमारा नीर का और रीर का। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं कि आखिर ये मुद्दा क्या है नीर और रीर का। देखो यार, जैसे ना मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैंने ना कहा आपको $1 इक्वल टू 80 रुपीज है, और अगले दिन मैं देखता हूं $1 इक्वल टू 100 रुपीज। ठीक है, अब जब मैंने ना ये चीज देखी $1 इक्वल टू 100 पहले था और आज हो गया $1 इक्वल टू 100, तो मैंने फटाफट बोल दिया, क्या मैंने बोल दिया, मैंने बोला यार रुपया कमजोर हो गया। ऐसा ही कर रहे थे अभी तक, ऐसा ही कर रहे थे, मैंने बोला कि यार रुपया कमजोर हो गया। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कमजोर हो गया, पर मुझे एक चीज बताओ, क्या ये बात सही है, क्या वाकई में रुपया कमजोर हो गया है? आप बोलोगे सर देखने से तो ऐसा ही लग रहा है रुपया कमजोर हो गया, पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि रुपए ने कुछ गलत किया ही ना हो और डॉलर मजबूत हो गया हो। क्या मतलब इस चीज का, देखो सिंपल सा मैं आपको एक और एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप ना दो चीजों का कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सा चीज बताता हूँ, लेट्स से आपने ना मुझे बोला कि ऐसा हो सकता है कि ये एक पर्सन ए है, ये एक पर्सन बी है, ठीक है। लेट्स से मैं कहता हूं कि पहले ना ए वाला बंदा जो था वो 8 घंटे डेली पढ़ता था और बी वाला पढ़ता था 9 घंटे, ठीक है। और आपने इसको देख के बोल दिया कि बी वाला अच्छा खासा पढ़ता है, ठीक है, बी वाला बहुत बढ़िया ढंग से पढ़ता है, ठीक है। अब एक दिन ऐसा आया जब ए ने 10 घंटे पढ़ लिए, बी अभी भी 9 ही घंटे पढ़ रहा है। अब आप बोलोगे क्या, अब आप बोलोगे यार बी तो बहुत ही खराब पढ़ता है, कोई बंदा कह सकता है। पर क्या ये सही है? सही मायनों में तो बी ने तो कुछ गलत करा ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है कि ए कैसे कर रहा है, वो तो अपना पढ़ाई कर रहा है ना 9 घंटे, सिंपल सा। आप उसको सिर्फ एक करेंसी को देख के या एक और एस्पेक्ट को देख के बोले जा रहे हो कि यार ये बंदा कम पढ़ रहा है। तो सेम चीज, मुझे एक चीज बताओ, अगर हम ये कह रहे हैं कि $1 इक्वल टू 80 से हम $1 इक्वल टू 100 पहुंच गए, क्या इसमें जरूरी बात यह है कि रुपए की गलती है? नहीं, हो सकता है कि किसी कारण की वजह से डॉलर मजबूत होता रहा हो, रुपया गिरा ही ना हो। समझ रहे हो, रुपया के गिरने के कई कारण हो सकते हैं, हमारे करेंसी के ऊपर हो सकता है लोगों को ट्रस्ट ना हो, दैट कुड बी वन रीजन। पर अगर ऐसा है कि डॉलर के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है, डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है एंड रुपए की डिमांड चेंज ही नहीं हुई, तब भी तो हमारा डॉलर कंपैरेटिवली नीचे गिरेगा ना। समझ रहे हो, अगर ये नहीं समझ पा रहे, मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आप लोगों को। लेट्स से मैं बात कर रहा हूं कि यार दुनिया में महंगाई है, ठीक है। और मैंने आपको पता कैसे कह दिया दुनिया में महंगाई, मैंने कहा यार ये आईफोन है पहले, ये पहले 1000 रुपए का आता था, अब 2000 का आता है, और मैंने सिर्फ इतना देख के बोल दिया कि दुनिया में महंगाई है। क्या ये बात सच है? आप बोलोगे सर नहीं, सिर्फ एक फोन के माध्यम से आप ऐसा नहीं कह पाओगे, आपको और भी चीजें देखनी पड़ेंगी। कोई बंदा सोचेगा सर कितनी आइटम देखें, क्या दुनिया भर की लाखों आइटम्स हैं उन सबको देखें? नहीं, वो बात भी गलत हो जाएगी। हमें कुछ एक आइटम्स को लेना पड़ेगा, तब हम सही मायने में बता पाएंगे कि वाकई में महंगाई है या नहीं है। उसी तरह से अगर हमें रुपए को अंडरस्टैंड करना है कि रुपया ऊपर गया या रुपया नीचे गया, तो सिर्फ और सिर्फ हम डॉलर को देख के ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि डॉलर काफी मजबूत हो गया हो एंड उस चक्कर के या उसका इंपैक्ट हमारे रुपए के ऊपर आ रहा हो। तो हमें करना क्या होगा सर? सर हमें ना डॉलर के अलावा भी कुछ और करेंसीज को लेना चाहिए। तो यहां पर होता पता क्या है, हम कुछ और करेंसीज को भी यहां पे ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डॉलर हो गया, यूरो हो गया, आपका येन हो गया, राइट, आपका युआन हो गया, आपकी हांगकांग की करेंसी हो जाएगी, एंड लास्टली आपका हो जाएगा आपका ब्रिटिश पाउंड। ठीक है, तो ये नॉर्मली 6 करेंसीज से भी लेते हैं हम, 36 करेंसीज के भी देख सकते हैं, बट मैं आपको 6 वाला समझा रहा हूं कि क्या होता है नीड, दरअसल में अंडरस्टैंड करना है इस मुद्दे को। अब मैंने ये कहा मैं सिर्फ डॉलर की बात नहीं करूंगा, मैं रुपये का कंपैरिजन और बाकी करेंसीज के साथ भी करूंगा। आप पूछोगे कैसे करोगे कंपैरिजन? देखो जैसे मैंने आपको कहा ना कि $1 क्या हुआ, $1 लेट से 80 रुपए का हुआ, तो क्या मैं इसको ये कह सकता हूं कि 1 रुपये क्या हुआ, ये 1 रुपये हुआ $1/80,
जिसको मैं कह सकता हूं 1 रुपी इज इक्वल टू $0.0125। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? आप बोलोगे हाँ सर, बिल्कुल बड़े आराम से कह सकते हो। तो होगा पता क्या, रुपए की वैल्यू ना आपकी डॉलर की टर्म्स में आ जाएगी, जैसे वो वाली वैल्यू आई। इसी तरह से रुपए की वैल्यू आ जाएगी यूरो के फॉर्म में, रुपए की वैल्यू आ जाएगी येन के फॉर्म में, रुपए की वैल्यू आ जाएगी युआन के फॉर्म में हांगकांग के अंदर, एंड ब्रिटिश पाउंड के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, अब रुपए की ना मैंने वैल्यू 6 करेंसी कॉरस्पॉन्डिंग कंपेयर कर ली, एंड मैंने पता क्या किया, मैंने अब सिर्फ डॉलर के साथ नहीं चेक किया, मैंने बाकी और करेंसी के साथ भी कंपैरिजन कर रहा हूं, एंड सबको वेटेज दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? वेट। हो सकता है हमारे लिए डॉलर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो डॉलर को मैंने मान लो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी 40%, ये थोड़ा कम हो तो इसको 20% हो गया, ये 10% हो गया, ये इसको 5% दे दिया, राइट। इस तरह से इसको 15% दे दिया, इसको 5%। टेक्निकली 100% था ना, तो 100% मैंने 6 को अलग अलग वेटेज दे दिया ताकि 100% कंप्लीट हो जाए। ठीक है, अब मैं पता क्या करूंगा, रुपए की जो डॉलर के टर्म्स के अंदर वैल्यू आई है उसको मैं इसके वेटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास एक वेटेड मेजर आ जाएगा रुपए का इन टर्म्स ऑफ डॉलर। सिमिलरली रुपए की वैल्यू यूरो के फॉर्म में आ जाएगी, रुपए का येन के साथ वेट के साथ उसका वैल्यू आ जाएगी, सेम चीज युआन के साथ, सेम चीज हांगकांग के साथ, सेम चीज आपके ब्रिटिश पाउंड के साथ। फिर मैं इन सबको ऐड कर दूंगा। अब मुझे बताओ, जो मेरे सामने रुपए की वैल्यू आई वो किसके कॉन्टेक्स्ट में है? क्या वो डॉलर के कॉन्टेक्स्ट में है? नहीं। क्या वो अकेले यूरो के कॉन्टेक्स्ट में? नहीं। उसकी रुपए की वैल्यू इन सारे करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में है, इन सारे करेंसी के कॉन्टेक्स्ट में। कोई एक करेंसी के साथ मैं यहां पे कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं रुपए का कंपैरिजन कर रहा हूं सारी की सारी करेंसीज के साथ। समझे? तो ये जो फाइनल वैल्यू निकल के आई ना, दिस इज नीर, दिस इज व्हाट, दिस इज नीर। अब मुझे पता है कि रुपए की मैंने वैल्यू ना सिर्फ एक करेंसी के साथ कंपैरिजन नहीं करी है, 6 करेंसीज के साथ करी है। तो जो अब वैल्यू आएगी रुपए की ऊपर नीचे गिरेगी इसके हिसाब से, तब मैं सही मायने बता पाऊंगा कि रुपया वाकई में ऊपर गया या रुपया नीचे गिरा। ठीक है, तो यानी कि अगर जो नीर की जो वैल्यू बनती है अगर वो आगे जाके इंक्रीज होती है उसको हम बोलते हैं कि रुपया मजबूत हुआ है। ऑन द अदर हैंड अगर मान लो नीर की वैल्यू नीचे गिरती है, इट कम्स डाउन, तो उस केस में क्या बोलूंगा, उस केस में बोलूंगा कि रुपया आपका कमजोर हो गया है, रुपी हैज डेप्रिशिएटेड। क्या ये बात समझ आई? तो नीर का कॉन्टेक्स्ट इस तरह से है कि आप सिर्फ एक करेंसी के साथ कंपैरिजन मत करो, आप डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज के साथ कंपैरिजन करो। तो नीर क्या होता है? नीर होता है आपका क्या, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं रीर की, तो रीर क्या हुआ? रीर हुआ रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? हाँ जी। तो ये इसको हम बोलेंगे रीर, REER, और इसको हम बोलेंगे नीर। आप लोगों ने ना दरअसल में कॉन्सेप्ट समझे होंगे जब हमने डिस्कस किया था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। मैंने आपको बोला था कि अगर मान लो एक बैंक आपको 6% इंटरेस्ट दे रहा है, वो था नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। पर अगर जब हम उसमें इन्फ्लेशन के इफेक्ट को देखने लग जाते थे तब हम देखते थे रियल एक्सचेंज रेट। सिमिलरली नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी हमने समझा था, है कि नहीं? उसी तरह से पता क्या होता है, यहां पर एक आती है हमारे पास नॉमिनल एक्सचेंज रेट, सॉरी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, और एक चीज आती है हमारे पास रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। यहां पर हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को देखने लग जाते हैं तब हमारे पास रीर बन जाता है। तो पॉइंट पता क्या है? पॉइंट ये रहता है कि अगर मान लो जो आपका नीर है ना, नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो कम है एज कंपेयर टू रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपका भारत के अंदर जो महंगाई है बाकी देशों के मुकाबले वो ज्यादा है। समझे इस बात को? भारत में जो महंगाई है बाकी देशों के मुकाबले वो ज्यादा है। तो पॉइंट सिंपली से इतने से ध्यान रखना है कि चाहे पहली बात तो ये है कि नीर बढ़े या रीर बढ़े, इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपका जो रुपया है, रुपया आपका मजबूत हो रहा है, रुपी हैज एप्रिशिएटेड। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करूं आपके नीर की, अगर मैं बात करूं रीर की, अगर वो नीचे जा रहा है, अगर वो कम हो रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा जो रुपया है वो डेप्रिशिएट या कमजोर हो गया। ठीक है, एक ये एस्पेक्ट आप ध्यान में रखिएगा, एक ये एक्सपेक्ट आप ध्यान में रख सकते हो। एंड दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि नीर अगर रीर से कम है या रीर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारत में जो महंगाई है
वो हमें ज्यादा देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा इसका एक बार कंटेंट हम पढ़ लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ लिखा है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो नीर क्या है? नीर इज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ अ करेंसी अगेंस्ट अ वेटेड एवरेज ऑफ सेवरल फॉरेन करेंसी। जैसे मैंने बताया ना कि 6 फॉरेन करेंसीज के अंदर मैंने आपको एग्जांपल देके बताया कि किस तरह से अलग अलग करेंसीज के अगेंस्ट कैसे एक वेटेड एवरेज है, एक करेंसी कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, मल्टीपल करेंसीज के कॉरस्पॉन्डिंग है। और अगर नीर बढ़ता है इसका मतलब ये है कि हमारी जो करेंसी है, जो हमारी लोकल करेंसी, जो डोमेस्टिक करेंसी यानी कि रुपया है, वो किस तरह से मजबूत हुआ है अगेंस्ट अदर कंट्रीज। ठीक है। उसी तरह से दोस्तों हमारे सामने रीर आ जाता है। रीर, ये आपको ध्यान नहीं रखना फॉर्मूला, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। रीर क्या है? रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है। जब आप नीर को एडजस्ट कर देते हो किस हिसाब से? महंगाई के हिसाब से, राइट। इंडिया में कितनी महंगाई है, इन दूसरे और फॉरेन कंट्रीज में कितनी महंगाई है, तब हमारे सामने आता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है। और अगर रीर कम होता है, मैंने बताया रीर कम होना मतलब या नीर कम होना, व्हाट डज इट मीन? इट मींस रुपया कमजोर हुआ है। रुपया कमजोर होता है तो हमारे एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलता है। रुपया मजबूत होगा तो एक्सपोर्ट को एक लूज होगा। ठीक है। तो ये बात आपको नीर और रीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अब एक काम करते हैं, कुछ एक क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं बिफोर रैपिंग अप द सेशन। यहां पर है कि इंडियन इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अगर हम बात करें तो कौन कौन सी स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है। यहां पर कह रहा है कि अगर मान लो नीर बढ़ा तो क्या नीर के बढ़ने से हमारा रुपया मजबूत होता है? मैंने आपको कहा बिल्कुल, अगर आपका नीर बढ़ रहा है चाहे आपका रीर बढ़ रहा है, बात तो यही है कि आपका रुपया मजबूत होता है। दूसरा कह रहा है कि आपका रीर अगर बढ़ा, इससे कहीं ना कहीं आपकी ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी। क्या ये बात सही है? देखो, रीर बढ़ने का मतलब क्या है? रीर बढ़ने का मतलब है रुपया एप्रिशिएट होना। रुपये एप्रिशिएट होने का मतलब क्या है? रुपये एप्रिशिएट का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट कम होंगे और इंपोर्ट बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट कम होंगे और इंपोर्ट बढ़ेंगे, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि हमारा ट्रेड के अंदर लूज होगा, है ना। ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस में बेहतरी होने का मतलब क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं और इंपोर्ट कम हो रहे हैं। पर जब हमारा रुपया मजबूत होता है तब थोड़ी ऐसा होता है। तो सर ये बात भी गलत है। ये बात भी गलत है। एंड आखिरी जो पॉइंट हम डिस्कस करें, तीसरा कह रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटिव टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस। बिल्कुल, अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस बढ़ती है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 3 ओनली विल बी द राइट आंसर। अब एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है? यहां पूछ रहा है कि जो किसी भी देश का जो कोई करेंसी की जो वैल्यू होती है इन द इंटरनेशनल मार्केट, दुनिया की मार्केट के अंदर किसी पर्टिकुलर करेंसी की जो प्राइस होता है, जो उसकी वैल्यू होती है, वो कैसे डिटरमिन होती है। ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है। अरे नहीं भैया, वर्ल्ड बैंक कैसे डिसाइड करेगा? तो पहला बात तो गलत हो गया। तो आपको बस ये देखना है कि सेकंड मतलब थर्ड तो सही ही है, सेकंड और फोर्थ में से कौन सी सही है। देखो, डेफिनेटली डिमांड जो है ना, वो तो मेन फैक्टर है ही है। तो बिल्कुल ये सेकंड और थर्ड इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पर हमने एक्सटर्नल सेक्टर को बहुत ही ध्यान से समझा। सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही था, जहां पर हमने करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन सब चीजों को अंडरस्टैंड किया है। ठीक है। प्लस एट द सेम टाइम जो एडिशनल टॉपिक्स थे, आपका एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो गया, है ना, वो सब चीजें भी आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। काफी कंसेप्चुअल टॉपिक है, आप अपने एंड पे भी इसको आप अपने एंड पे पढ़ सकते हो एंड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर और भी अच्छे से कॉन्फिडेंस आ पाए। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।